आज हम दक्षिण एशियाई लोगों में कोरोनरी धमनी रोग के बारे में बात करेंगे। अब यह चर्चा केवल दक्षिण एशियाई लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि अगर आप पारंपरिक जोखिम कारकों को देखें, 80% जोखिम कारक लगभग सभी पर लागू होते हैं। लेकिन दक्षिण एशियाई लोगों में कुछ और है, उनके बारे में कुछ विचित्र है। वह अतिरिक्त कारक, अन्य 20% जोखिम कारक हैं जिन पर हम बस उंगली नहीं रख सकते। दक्षिण एशियाई लोगों में इतना अधिक कोरोनरी धमनी रोग क्यों है? तो चलिए इस पर विचार करते हैं। और दक्षिण एशियाई लोगों में हृदय रोग की प्रचलता अत्यधिक उच्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर एशियाई लोगों में 2.5% सीएडी जोखिम मौजूद है। दक्षिण एशियाई लोगों में 7.5%, 3 गुना अधिक। फिर भी हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, कि हम भारतीयों को हमें कोई समस्या नहीं है। दक्षिण भारत के लोगों को कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, हमें कोई समस्या नहीं है, हम ठीक है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के औसत व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक जोखिम में है। और वैसे ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये यूके, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में भी है। आप जहां भी जाए। तो एक समस्या है। यह समस्या क्या है? तो भारत में दक्षिण एशियाई लोगों में भी हृदय रोग में 3 गुना वृद्धि है। तो अगर आप भारत में भारतीयों को देखें, उनके साथ भी एक समस्या है। अभी हम कोरोनरी धमनी रोग और मधुमेह के लिए दुनिया में नंबर 1 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कुछ अन्य चीजों में। सही, सही। लेकिन हमें इसमें नंबर 1 नहीं होना चाहिए। सही। तो अगर आप मधुमेह रहित लोगों को देखें, भारत और विदेश में मधुमेह रहित लोगों को, उनमें से 11% को कोरोनरी धमनी रोग है। मधुमेहियों में 21% को गंभीर कोरोनरी धमनी रोग है। और मैं कहूंगा कि यह सब गलत है, क्योंकि मधुमेह रहित लोगों में 11% जिनको कोरोनरी धमनी रोग है, वास्तव में उन्हें मधुमेह है। वे बस इसे नहीं जानते। क्योंकि हमारी पूरी पद्धति जिसमें हम मापते हैं कि किसे मधुमेह है और किसे नहीं है, पूरी तरह से दोषपूर्ण है। और आज मैं इसे आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं, यह बताने के लिए कि जब हम अपने नियमित डॉक्टरों के पास और कहीं और जाते हैं, वे आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, ये इसलिए है क्योंकि वे खुद नहीं जानते। पूर्व मधुमेह और मधुमेह में कोई अंतर नहीं है, और मैं आज आपको यह दिखाने वाला हूं। तो पूर्व मधुमेह, तो चूंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में बात करने दें। पूर्व मधुमेह तब होती है जब आपके इंसुलिन स्तर बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन आपकी शर्करा अभी भी ठीक है। क्योंकि आपकी शर्करा को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारा इंसुलिन लग रहा है। अब जिस दिन आपकी शर्करा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, आप कहते हैं, ओह, अब आपकी शर्करा बारज गई है, क्योंकि इंसुलिन इसे कम नहीं कर पा रहा है। आप कहते हैं, ओह, अब आप मधुमेहग्रस्त हो गए हैं। और जब मरीज मधुमेहग्रस्त हो जाता है, तब आप एंजियोग्राम, सीटी स्कैन करते हैं और आप काम करते हैं। हे भगवान, आपकी सारी धमनियां जाम हो गई हैं। यह रातों रात नहीं हुआ, आपने इसे जमा किया है। इसे करने में आपको 20 साल लगे, 15 साल लगे। यही आपको वो बनाता है जो आप हैं। इसमें 10 साल लगते हैं। अब यह आप सभी को डरा रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर ले जाएंगे। पूर्व मधुमेह को मधुमेह बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। इसका अर्थ है कि प्रक्रिया वास्तव में आपके 30 और 40 के दशक में शुरू होती है, जब खराब जीवन शैली और चीनी का सेवन और खाने की आवृत्ति हाइपरइंसुलिनीमिया का कारण बनती है। तो आपके अंदर उच्च इंसुलिन होता है। तो अब जब मैं खाना खाता हूं, इस मात्रा में इंसुलिन बनाने के बजाय मुझे इस मात्रा में इंसुलिन की जरूरत होती है। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, मैं और अधिक इंसुलिन बनाता हूं। मैं अधिक इंसुलिन क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो रहा हूं। मैं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी क्यों हो रहा हूं? क्योंकि यह एक हार्मोन है। तो क्या एक हार्मोन को चक्रीय होना चाहिए? जब आप महिलाओं को गर्भनिरोधक गोली देते हैं, तो वे अंडोत्सर्ग क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके हार्मोनल स्तर में आवधिक परिवर्तन होने चाहिए। लेकिन जब हार्मोन का स्तर स्थिर होता है, तो शरीर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए आप अंडोत्सर्ग नहीं करते। सही। जन्म नियंत्रण ऐसे ही काम करता है। अब हम सोचते हैं कि हम लगातार ऊंचे इंसुलिन स्तर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम हर 2 से 3 घंटे में खा रहे हैं, और हम प्रसंस्कृत तथा परिष्कृत खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि शरीर इंसुलिन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। आप इंसुलिन बनाएंगे, लेकिन आपका शरीर इस पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो जैसे जैसे साल बीतते हैं, आपको हर भोजन पर 1 गैलन इंसुलिन बनाना शुरू करना पड़ता है। तो फिर वह असली सवाल जो आपको मुझसे पूछना चाहिए, यह है कि फिर डॉक्टर, लेकिन शर्करा अच्छे नियंत्रण में है, तो इसमें गलत क्या है? खैर, आपने मौका गंवा दिया। हम सब ने मौका गंवा दिया। डॉक्टरों ने मौका गंवा दिया। ये शर्करा नहीं है जो आपको इतना नुकसान पहुंचा रही है। आपके दिल और धमनियों में और आपके शरीर, मस्तिष्क और किडनी में 20% बुरी चीजें उच्च शर्करा के कारण होती हैं, लेकिन 80% उच्च इंसुलिन के कारण होती है।
तो होता यह है कि हाइपerinsulinemia है जो आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपकी धमनियों को लकवाग्रस्त कर रहा है, आपकी धमनियों में कैल्सिफिकेशन पैदा कर रहा है, आपकी धमनियों को कठोर बना रहा है, ताकि जब तक आप मधुमेह के रोगी बनते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं इस सब पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अधिकांश भारतीय या तो पूर्व मधुमेहग्रस्त हैं या मधुमेहग्रस्त, और उन्हें इसका पता ही नहीं है, क्योंकि वे अच्छा महसूस करते हैं। आप अपने शर्करा स्तर को माप नहीं सकते और आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आप इसे केवल माप सकते हैं, आप मेरे शर्करा स्तर को महसूस नहीं कर सकते। ओह हाँ, आज मेरा शर्करा स्तर अच्छा है। नहीं, आपको इसका पता नहीं है, इसलिए आपको इसे मापना होगा। तो यहां लिखा है कि भारत में गैर मधुमेहग्रस्त जोखिम 11% है क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही पूर्व मधुमेह हाइपerinsulinemia से ग्रस्त हैं, उन्हें इसका पता नहीं है, उन्होंने इसे कभी मापा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह वास्तव में एक ही बीमारी है, पूर्व मधुमेह और मधुमेह। यह बस इस बात का सवाल है कि आप रेखा कहां खींचने वाले हैं। तो आप कहने वाले हैं, ओह, मैं आपको मधुमेहग्रस्त तब कहूंगा जब आपका शर्करा स्तर अब 100 पर है। तो क्या 88 पर मैं मधुमेहग्रस्त नहीं हूं? क्या आप इस सोच में त्रुटि देख रहे हैं? लेकिन चिकित्सा हमेशा से ऐसी ही रही है, और यह चिकित्सा की सबसे बड़ी कमी है। यही कारण है कि हम रोकथाम में इतना खराब काम करते हैं, क्योंकि हम हर चीज को बस वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं। ये एक जैविक मानव प्राणी, ये एक जैविक मशीन है। ये एक मशीन के रूप में नहीं है, ये क्रियाशील जीव विज्ञान है। इसलिए आपको इसे अलग तरीके से देखना होगा। आप यह नहीं कह सकते, ओह, एक सीमा 100 पर है। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, उन्होंने यह कैसे तय किया कि मधुमेह तब होता है जब आपकी रैंडम ब्लड शर्करा 126 से अधिक होती है? उन्होंने यह कैसे तय किया 127 क्यों नहीं, 125 क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि उन्होंने यह किया, उन्होंने कहा कि यहां सभी लोगों की शर्करा उच्च है। तो अब देखते हैं कि क्या आप सभी की शर्करा 100 से अधिक है। हम इसे मधुमेह कब कहेंगे? तो उन्होंने सभी की आंखों में देखा और उन्होंने पाया कि जब उन्हें रेटिनोपैथी थी, ओह, उसे मधुमेह होना चाहिए क्योंकि उसकी धमनियां सख्त है। आप इसे आंख में देख सकते हैं। और उन लोगों का रक्त शर्करा स्तर 126 से अधिक था। तो 126 पर मधुमेह के निदान में निहित है कि आपको पहले से ही यह रोग है, आपकी धमनियां पहले से ही कठोर हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह जानने के लिए कि आपकी धमनियों में कठोरता है या नहीं, आप यह जानना चाहते हैं कि आपको मधुमेह है या नहीं। नहीं, आपके अंदर पहले से ही शर्करा स्तर 126 पर है, इसलिए मधुमेह को फिर से परिभाषित करना सबसे बड़ी बात है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मधुमेह है। यह दुनिया में महामारी है, यह महामारी है, यह असली महामारी है। शर्करा शर्करा महामारी है, और यही कारण है कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पीड़ित होगा और अमेरिका भी पीड़ित होगा। यही कारण है कि स्वास्थ्य देखभाल अस्थिर हो जाएगी। इसका कारण पूर्व मधुमेह और मधुमेह है। अभी अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की परिभाषा देखें, जो कि पूर्व मधुमेह है, उस परिभाषा के अनुसार अमेरिका की 80% से अधिक जनसंख्या को या तो मधुमेह है या पूर्व मधुमेह। 80%, उन्हें बस इसका पता नहीं है। तो चलिए इन चीजों पर चर्चा करते हैं। चलिए भारतीयों की बात करते हैं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका के भारतीयों में कोरोनरी धमनी रोग की दर वही है जो कि भारत, सिंगापुर, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद के भारतीयों में है। आप बस नाम लीजिए। और फिर अमेरिका में कॉकेशियन जनसंख्या की तुलना में हमारे लोग 4 गुना अधिक अस्पताल में भर्ती हैं, 4 गुना अधिक जटिलताओं से ग्रस्त, और 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 5 से 10 गुना अधिक रोगी हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह भारतीयों में और दक्षिण एशियाई लोगों में एक घातक बीमारी है। तो जहां एक कॉकेशियन को मधुमेह हो सकता है, उसमें वह बीमारी शायद 60 और 70 की उम्र में प्रकट होगी, है ना? 40 से कम उम्र के कॉकेशियनों में आपके अंदर यह पहले से ही है। क्या इसका अर्थ है कि वे एक कमजोर नस्ल है? कुछ तो है। समान जोखिम कारक के बारे में कुछ है जो बहुत पहले और कम उम्र के लोगों में प्रकट होता है, और कॉकेशियनों की तुलना में कोरोनरी धमनी रोग से ग्रस्त भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों में मृत्यु दर बहुत अधिक है। और इसके पीछे एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी वर्षावनों में रहने वाले कैक्टस हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने पर्यावरण से बाहर आ गए हैं और आप एक पूरी तरह से अलग पर्यावरण में रह रहे हैं। यही कारण है कि आप इस रोग के लिए कॉकेशियनों की तुलना में अधिक संवेदनशील है, क्योंकि प्रयोजनवादी और विकासवादी दृष्टिकोण से यह कुछ ऐसा है जिसे आपको नहीं खाना चाहिए। आपको हर 2 घंटे में नहीं खाना चाहिए। आपको सभी मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो अगर आप मानव जाति होमो सेपियंस के इतिहास को देखें, सही, कृषि क्रांति से पहले 2 लाख पीढ़ियां रही हैं। फिर कृषि क्रांति में कितनी पीढ़ियां गई,
किसी को कोई अंदाजा है? यह केवल 600 पीढ़ियां है। कृषि क्रांति में केवल 600 पीढ़ियां, और कितनी पीढ़ियां औद्योगिक क्रांति के साथ बीत चुकी है? 10। तो जब आप समय की अवधि और आनुवंशिकी को देखते हैं, आपकी आनुवंशिकी जो अभी यहां मौजूद आप सभी के अंदर है, आप कहना चाहेंगे, ओह, कृषि मेरी आनुवंशिकी को बदलने वाली है। आप जानते हैं, मेरे कृषि कारक, इसमें केवल 600 पीढ़ियां रही हैं। तो यह होमोसेपियन के इतिहास के केवल अंतिम 4 मिनटों में हुआ है। और औद्योगिक क्रांति एक मिलीसेकंड का प्रतिनिधित्व करती है, आपके सभी पूर्वजों के इतिहास का 1 मिलीसेकंड। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी आनुवंशिकी विकसित हो गई होगी? तो मैं आप सभी से कहता हूं, जो आप अभी कर रहे हैं, उसे जारी रखें। और अब से 1 लाख और पीढ़ियों के बाद आपकी संतानों में आनुवंशिक परिवर्तन विकसित होंगे, जो इस प्रकार की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए जरूरी होंगे। और वे 110 साल तक जीवित भी रहेंगे, और वे स्वस्थ रहेंगे। यह किस तरह की बकवास है? तो आप प्लास्टिक खाना चाहते हैं और कृत्रिम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं? ठीक है, इसे करते रहे, इसे करते रहे, इसे करते रहे। अब से 1 लाख पीढ़ियों के बाद वे बच्चे इस आहार को संभालने में सक्षम होंगे, जो हम आज कर रहे हैं। क्या आप विलंब चरण देख रहे हैं? इसलिए आप वर्षावन में एक कैक्टस है, क्योंकि आपकी आनुवंशिकी आपके साथ साथ विकसित नहीं हुई है। आपके पर्यावरण के साथ आप पूरी तरह से गलत जगह पर हैं। और मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी के बारे में बात कर रहा हूं। सभी लोग, इस ग्रह पर सभी मानव प्राणी, हम समय में गलत जगह पर हैं। और हमने अपने पर्यावरण और अपने भोजन, जीवन शैली और प्रसंस्करण और अन्य सभी कुछ को इतनी तेजी से बदल दिया है, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आनुवंशिकी इसे संभाल लेगी। मैं एक डीजल इंजन हूं और आप मुझ में पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही समस्या है। फिर आप सोचते हैं कि मैं ऊधम क्यों करता हूं और शोर मचाता हूं? ऐसा इसलिए होता है। तो कोरोनरी धमनी रोग दक्षिण में निश्चित रूप से अधिक घातक है। इसका कारण यह है कि आनुवंशिक रूप से आप उस पृष्ठभूमि में विकसित नहीं हुए हैं। तो जोखिम कारक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जैसा कि आप जानते हैं, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान। लेकिन देखिए, मधुमेह। अब मधुमेह और पूर्व मधुमेह उच्च रक्तचाप का कारण बनते हैं। तो मैं अभी यहीं रुकने जा रहा हूं और कहूंगा कि उच्च रक्तचाप, आप सभी जानते हैं कि उच्च रक्तचाप क्या होता है ना? ओह हां, मुझे उच्च रक्तचाप है। अपने आप में उच्च रक्तचाप जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसी कोई चीज नहीं होती। उच्च रक्तचाप के लिए हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। या तो आपको स्लीप एपनिया है क्योंकि आपका वजन अधिक है, या आपको मधुमेह या पूर्व मधुमेह है, या आपको गुर्दे की समस्या है। उच्च रक्तचाप के लिए हमेशा एक कारण होता है। और अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है आपको उच्च रक्तचाप हो गया है, तो फिर क्या भगवान ने आपको उच्च रक्तचाप देना चाहा? ओह, मुझे बस उच्च रक्तचाप की कमी थी। हां, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसलिए उच्च रक्तचाप के लिए हमेशा एक कारण होता है। किसी को यह ना कहने दें कि आपको अज्ञात कारणों से उच्च रक्तचाप है, या आवश्यक उच्च रक्तचाप, और फिर हाइपोलिपिडेमिया, और फिर संयोजी ऊतक रोग और मोटापा। अब ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन सब का मूल कारण क्या है। वह मूल कारण जो इन सबको समझा सकता है, मोटापे को समझाता है, संयोजी ऊतक रोग, हाइपोलिपिडेमिया, मधुमेह, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मूल कारण, आपको समस्या के मूल कारण तक पहुंचना होगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल आपके लक्षणों का इलाज करते हैं। यह गलत है ना? तो एशियाई लोगों में पारंपरिक जोखिम कारक कम होते हैं, लेकिन सीमा, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, दक्षिण एशियाई लोगों के लिए यह बहुत खराब है। तो कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका वजन, अगर एक कॉकेशियन का बॉडी मास 25 से अधिक है, तो उसे समस्याएं शुरू हो जाएंगी। वह अब अधिक वजन वाला हो रहा है। दक्षिण एशियाई 23। 23। आपका बॉडी मास इंडेक्स 23 से कम होना चाहिए। आपका रक्तचाप 130 से 85 से कम होना चाहिए। एक कॉकेशियन 140/90 तक संभाल सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके लिए यह जानना जरूरी है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी के लिए एक ही उपचार नहीं है जो हम सामान्यतः करते हैं। दक्षिण एशियाई मेरे कार्यालय में आता है, एक अश्वेत व्यक्ति आता है, एक हिस्पैनिक आता है, एक कॉकेशियन आता है, सभी का एक ही तरीके से इलाज किया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक चीनी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है, तो उसे स्ट्रोक होगा, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक, उसी रक्तचाप पर जिस पर कॉकेशियन व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। और उसी रक्तचाप पर निर्धन अश्वेत लोगों को, उन्हें गुर्दे की विफलता होती है। डायलिसिस केंद्र पर जाएं, आप देखेंगे। तो ये जातीय आनुवंशिकियां हैं, जो कि एक ही स्तर के रोग के साथ विभिन्न फेनोटाइप्स का कारण बनती है। यहां कुछ हो रहा है क्योंकि हम सभी अलग अलग बने हैं। आपकी आनुवंशिक पृष्ठभूमि उस आनुवंशिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह से अलग है, जो कॉकेशियन, लातिनी या अश्वेत लोगों की है।
उन सभी की अपनी समस्या है। तो जब कोई अश्वेत व्यक्ति मेरे कार्यालय में आता है, मैं वास्तव में उसके रक्तचाप के बारे में चिंतित होता हूं। और पहला परीक्षण जो मैं करता हूं वह किडनी परीक्षण है, क्योंकि उसका क्रिएटिनिन पहले से ही एक 140/90 तक भरा होता है। वह चीनी आदमी जो अंदर आता है और अगर वह कहता है मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, उसे स्ट्रोक हो गया है, उसे रक्तस्राव हो गया है, तो आपको इन चीजों के बारे में कुछ जानना चाहिए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो बात मैंने यहां कही वह है बढ़ा हुआ पेटकुला अनुपात जो 0.85 से अधिक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी का आकार बदल गया है। आदमी का आकार अब डेविड की मूर्ति जैसा नहीं दिखता। नया मनुष्य ऐसा दिखता है, और उसके एक हाथ में कोक है और उसके पास दूसरे हाथ में एक हैमबर्गर है। क्या हो रहा है? मनुष्य का आकार बदल गया है। और वह क्यों बदल गया है? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं है, यह हार्मोनल परिवर्तन से है। आप एक हार्मोनली संशोधित मानव बन गए हैं। मैंने हार्मोन के बारे में बात करना शुरू किया। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। तो अब आप समझ गए हैं कि यह कैलोरी इन और कैलोरी आउट के बारे में नहीं है। आपके अंदर कैलोरी की समान मात्रा हो सकती है, लेकिन अगर वे इंसुलिन के साथ समस्या पैदा कर रही हैं, तो आप एक हार्मोनली संशोधित मानव बन जाएंगे और आपको इस हाइपोइंसुलिनेमिया से जुड़ी सभी बीमारियां हो जाएंगी। तो यह कैलोरी इन और कैलोरी आउट की पुरानी थ्योरी पूरी तरह से गलत है। तो यह अध्ययन पहले ही चूहों पर किए जा चुके हैं, ये पहले ही इंसानों पर किए जा चुके हैं। 2000 कैलोरी, दोनों समूह। लेकिन यह समूह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाता है, वे सभी बीमार हो जाते हैं। वही समूह 2000 कैलोरी, लेकिन संपूर्ण खाद्य पदार्थ, वे बिल्कुल ठीक रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई पीढ़ियों से आप संपूर्ण खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। अब आप प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। आपकी आंत नहीं बदली, यह अभी भी 13 फीट की आंत है। आपके हार्मोन नहीं बदले, लेकिन अब वह सारा प्रसंस्कृत भोजन, वह सारा लाड, वह सारा आटा, सभी परिष्कृत उत्पाद अचानक आपके पाचनांत्र में पहुंचते हैं कि कोशिकाएं पागल हो जाती हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उन्होंने पेट के अंदर कभी इतना पाउडरीकृत सामान आते नहीं देखा। हे भगवान, हम इस सब के साथ क्या करने वाले हैं? मुझे इस 13 फीट से अधिक लंबी आंत में धीरे धीरे पाचन करना चाहिए। इसके बजाय अब मुझे इस सब का एक ही बार में सामना करना है। तो मैं क्या करूं? मैं बहुत सारा जीआईपी उत्पन्न करता हूं, जो एक हार्मोन है। और ये अग्न्याशय के पास जाता है और कहता है जितना इंसुलिन बना सकते हैं, बना लो। मेरे पास यहां खाने का पूरा ट्रक है। आपके शरीर की भाषा यही कह रही है। तो इंसुलिन आता है, आपके रक्त प्रवाह में प्रवाहित होता है और कहता है हाँ, मैं उस सारी शर्करा से छुटकारा पाने वाला हूं। और ये क्या करता है? ये इसे भंडारण में डाल देता है। इंसुलिन का काम इसे भंडारण में डालना है। और जब इंसुलिन इसे भंडारण में डालता है, तो इसे कहां डालता है? ये इसे 4 जगहों पर डालता है। आप सभी को जानना चाहिए कि इंसुलिन क्या करता है, क्योंकि रक्त प्रवाह में ग्लूकोज गलत है, इसे बाहर निकालना पड़ता है। पहली जगह जहां ये इसे डालता है वह है आपका यकृत। तो आपको वसायुक्त यकृत हो जाता है। 80% भारतीयों का यकृत वसायुक्त होता है। 80%। अगली जगह ये इसे अग्न्याशय के पास डालता है, तो आपको वसायुक्त अग्न्याशय और पेट में चर्बी हो जाती है। और फिर आंतरिक अंगों में तो आप उसे पीछे से देखते हैं, वो बहुत अच्छा दिखता है, साइड से मुड़ता है। ओह मेरे भगवान, वही आदमी है, वही आदमी है। तो ये सब आंतरिक अंगों में चला जाता है और फिर चौथी जगह ये मांसपेशियों में जाता है। और जब ये मांसपेशियों में पहुंचता है, तो ये सभी मांसपेशी कोशिकाओं के बीच में होता है और ये इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है, और भी अधिक इंसुलिन प्रतिरोध, क्योंकि अब वे मांसपेशियां इंसुलिन के संकेतों के लिए सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। तो अगर आप चारों ओर देखें तो आप इसे देख सकते हैं, यह हर जगह आपकी आंखों के सामने है। तो ये इंसुलिन के साथ हो रहा है। तो आप एक हार्मोनली संशोधित मानव बन रहे हैं। तो आपने केवल 2000 कैलोरी ली, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे व्यक्ति ने, लेकिन आपने इसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के रूप में लिया, पाउडरीकृत सामग्री के रूप में। लार्ड, आटा, क्रोसॉन्स, बैगल्स, केक, चिप्स, सभी प्रसंस्कृत चीजें जो आपको पसंद है, सभी प्रसंस्कृत चीजें। हाँ, 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 हाँ। जो भी चीज डिब्बे में आती है, जो भी चीज डिब्बे में आती है, उसे मत खाए। जो भी चीज फैक्ट्री में बनाई जाती है, उसे मत खाए। जो भी चीज बारकोड के साथ आती है, उसे मत खाए। जिस भी चीज पर लेबल लगा हो और उसमें सामग्री लिखी हो, इनमें ये सभी चीजें होती हैं। क्या केले पर लेबल होता है? नहीं। उसे खाए। लेकिन अगर यह एक डिब्बे में है और उस पर पोषण सूची के साथ एक छोटा लेबल है, तो आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे उसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ताकि आप सोचें कि आप वह सामान खरीद सकते हैं।
आप में से आधे नहीं, आधे भी नहीं, आप में से 90% लोग उस लेबल को पढ़ना नहीं जानते। नहीं, यहां कोई भी उस लेबल को पढ़ना नहीं जानता। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ग्राम, ठीक है, ठीक है, 1 चम्मच चीनी में कितने ग्राम ग्लूकोज होता है, या चीनी 1 ग्राम, आप गूगल नहीं कर सकते, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन नहीं कर सकते। ये 4 है, सही, 4 ग्राम। तो पैकेट पे लिखा है, और ये सच है, ठीक है, ये सच है। तो एक पैकेट कहता है या कैन कहता है इसमें 24 ग्राम चीनी है। इसे 4 से विभाजित करें, ये 8 है। क्या आप अपनी स्वस्थ बुद्धि से 8 चम्मच असली चीनी लेंगे? अभी चलिए, मैंने इस बात की शुरुआत की, इस बात के अंत तक आपको कैन खत्म कर देना चाहिए, है ना? 8 चम्मच चीनी, क्या आप ऐसा करेंगे? लेकिन आपको मूर्ख बनाया गया है, आपको उद्योग द्वारा मूर्ख बनाया गया है, खाद्य उद्योग द्वारा, क्योंकि वे आपका पैसा चाहते हैं, ठीक है? वे बस आपका पैसा समेटते हैं, वह खाना खरीद ले, तो आपके पास ये सुंदर विज्ञापन होंगे, रंग बिरंगे, और वे दिखाएंगे, ओह हाँ, आपके पास ये पेय है, और वे दिखाते हैं कि यह खुशहाल परिवार खुद को मार रहा है। लेकिन आप सोचते हैं, ओह, वे मजे कर रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि सुबह में, ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैंने संतरे का रस पिया, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लो थोड़ा संतरे का रस पियो, और फिर आप उन्हें कुछ पॉप टार्ट्स भी दे सकते हैं। तो हाँ, ये आपके लिए अच्छा नाश्ता है, तो यहाँ कुछ पॉप टार्ट्स ले लो। हाँ, इससे भी बेहतर आप कुछ अनाज खाते हैं, मैंने इसे इस केलॉग्स के डिब्बे से निकाला, अनाज, और आप बच्चे को कुछ अनाज देने वाले हैं और इसके ऊपर कुछ स्किम दूध भरेंगे, जो कि खुद भी एक उत्पाद है। अब वह बच्चा पूर्व मधुमेह, मोटापे, हार्मोनल परिवर्तन आदि से ग्रस्त होने जा रहा है। देखिए, देखिए, दुखद बात यह है कि हम ये जानते हैं, और मेरे पास इसके लिए सभी डेटा है, लेकिन कौन सुन रहा है? केवल आप ही सुनेंगे? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कृषि विभाग नहीं सुनेगा। इसके पीछे बहुत सारे वित्तीय कारण हैं, आप कुछ भी नहीं बदल सकते। उन लोगों को बहुत सी खाद्य छूटें दी जाती हैं जो सभी बुरी चीजें करते हैं। आप इसे नहीं रोक सकते, लेकिन आप उपभोक्ता के रूप में इसे बदल सकते हैं। आप उपभोक्ता के रूप में इसे बदल सकते हैं। तो जो कुछ भी डिब्बे में आता है, कुछ भी, बस उसे मत खाए। तो शहरी शहरी क्षेत्र बनाम ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय, ठीक है, भारत के शहरों में उनका वजन अधिक क्यों होता है? क्योंकि अब मैं सभ्य हो गया हूं। मैं एक शहरी आदमी हूं, और अब मैं शहरी आदमी की तरह खाता हूं। हफ्ते में 3 बार मैं बाहर जाता हूं और बाहर खाता हूं, और मुझे खुद को जहर देना पड़ता है। चलिए भी, यही कारण है कि शहर के लोग मर रहे हैं और महानगरीय लोग नहीं। कमर के अनुपात को देखिए, वे गलत हैं, वे गतिहीन हैं, गैर गतिहीन, सही। पेट की मोटापा, पूर्व मधुमेह, यह अच्छी तरह से प्रलेखित है। शहरों और गांवों के बीच का अंतर, गांवों का अर्थ है ग्राम। तो चलिए यहां और बात करते हैं। अमेरिका में मधुमेह की प्रचलन दर 5.3% है, भारत में 12 से 14%, क्योंकि भारत ने अपने खाने का तरीका बदल दिया है। अब सब कुछ परिष्कृत है, सब कुछ आटे से बना है, सब कुछ तैयार मिलता है, और आप ये सब भुसु खा सकते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? चिवड़ा और घाटिया, और ये सब चीजें जो आपको मिलती है, और कहते हैं हाँ ये तो बढ़िया चीज है। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुला रहा हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे दोस्त, इसे खाएं। हाँ, हम यही कर रहे हैं। और फिर अगर आप इन लोगों को देखें, तो उन्हें उच्च रक्तचाप है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स उच्च हैं, उनका एचडीएल कम है। तो जब मैं इसे देखता हूं, मैं पहले से ही जानता हूं कि उन्हें हाइपरइंसुलिनेमिया है। तो 50% दक्षिण एशियाई शाकाहारी हैं। एक सेकंड रुकिए, तो फिर उनमें कोरोनरी रोग की इतनी उच्च दर क्यों है? ओ हाँ, ये मांस है। हाँ हाँ हाँ, आप जानते हैं, मांस, लाल मांस। ये एक और झूठ है जो आपको सिखाया गया है। लाल मांस से कोरोनरी धमनी रोग होता है। फिर मुझे समझाइए महोदय, क्यों? अगर 50% आबादी, वास्तव में कुछ स्थानों में भारत में इससे भी अधिक, भारत के कुछ क्षेत्रों में 80% लोग शाकाहारी हैं, तो उनमें कोरोनरी धमनी रोग होने की इतनी उच्च दर कैसे है? इसका लाल मांस और चिकन से कोई लेना देना नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध चीनी से है। दुनिया में सबसे बड़ा जहर क्या है? चीनी। चीनी, और तो ये सब झूठ है। लाल मांस, लाल मांस नहीं, मुझे लाल मांस से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको घास पर पला लाल मांस खाना चाहिए। देखिए, इसमें सभी विटामिन के 2 होते हैं, और इसमें बिल्कुल भी ओमेगा 6 नहीं होता। अब देखिए, आज जो मांस आप खरीदते हैं वह निर्मित होता है, क्योंकि वे मकई खा रहे हैं। गायों के लिए कब से मकई खाना अच्छा हो गया? और फिर आप उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि मकई पेट में सड़ती है। उनके 4 पेट जुगाली करने वाले होने चाहिए, है ना? लेकिन वे जुगाली नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर मकई है, ये सड़ने लगती है और फिर वे मर जाते हैं। इसलिए आपको उन्हें एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, ताकि पेट में सभी खराब बैक्टीरिया मर जाएं, और फिर बैक्टीरिया होते हैं।
फिर सभी एंटीबायोटिक्स आपके रक्त प्रवाह में चली जाती है और फिर आपको डिस्बायोसिस हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आप सभी को डिस्बायोसिस क्यों हो रहा है और आपके अंदर इतनी सारी एंटीबायोटिक्स क्यों हैं जो आपकी आंत में उन गरीब बैक्टीरिया को मार रही हैं जिसे वास्तव में आपकी मदद करनी चाहिए। क्या आप इस दुष्चक्र को देख रहे हैं? तो मुझे मांस से कोई आपत्ति नहीं है और मेरे सभी अध्ययन स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह घास पर पाला गया हो, प्राकृतिक, बिना उस ओमेगा 6 मकई के तेल के। ओह नहीं, लेकिन हमारे पास मकई के खेत ही खेत है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। 80% मकई जानवरों को खिलाई जाती है, इंसानों को नहीं, लेकिन यह आपके पास वसा के माध्यम से पहुंचता है और यह सब ओमेगा 6 है। यह बिंदु मुझे तेल की ओर ले जाता है, क्योंकि चूंकि हमारे पास समय सीमित होगा, मैं सीधे इस पर ही आता हूं। भारतीयों ने क्या किया? उन सभी ने क्या किया? उन सभी ने वनस्पति तेल खाना शुरू कर दिया, क्योंकि एंसेल कीज ने 1957 में आए और बोले, हाँ, जानवरों की चर्बी आपके लिए खराब है, आप जानते हैं। तो सारा मक्खन दरवाजे से बाहर चला गया, घी दरवाजे से बाहर चला गया और हम वनस्पति बीज तेलों की ओर चले गए और इसलिए हमारे बीच यह कोरोनरी धमनी रोग की महामारी भी मौजूद है। तो मैंने आपको चीनी के बारे में बताया कि वह बुरा लड़का है। दूसरा सबसे बुरा लड़का कौन सा है? वनस्पति बीज तेल। तो वे इसे वनस्पति बीज तेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको फिर से मूर्ख बनाया है। वनस्पतियों में कोई तेल नहीं होता, लेकिन इसे वनस्पति बीज तेल कहते हैं क्योंकि यह बहुत स्वस्थ लगता है। यह वनस्पति के बीज का तेल है। यह बहुत हानि रहित है। यह बहुत अच्छा है। यह आपके लिए अच्छा है, वनस्पति बीज तेल। मेरे शिक्षक ने वनस्पतियों के बारे में कुछ कहा था, है ना? तो मैं वह तेल लूंगा। यह पागलपन चल रहा है। तो यहां वनस्पतियां हैं, तो वे वनस्पति घी की ओर चले गए। दर्शक सदस्य, क्या यह क्या है? यह भारत में वनस्पति घी है। तो मूल रूप से उन्होंने इसे घी कहा, लेकिन उन्होंने इसे वनस्पति घी कहा। तो यह वनस्पति बीज तेल है। इनमें बहुत सारा ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है, जो बहुत अधिक सूजनकारी होता है। अगर आपने देख लिया कि वे वह तेल कैसे बनाते हैं, तो आप उसे छुएंगे भी नहीं। अगर आपने देख लिया कि वे उस फैक्ट्री में इसे कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो सॉल्वेंट्स वे उपयोग करते हैं, जो रसायन वे उपयोग करते हैं, रंग और खुशबू इत्यादि डालते हैं, और अब यह सुंदर सुनहरा लाल दिखता है, बहुत सुंदर, एक सुनहरे रंग में। सूरजमुखी के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल, कैनोला तेल, मकई का तेल, सोया तेल। जब आप रेस्तरां में जाते हैं और वे सब कुछ उस तेल में पकाते हैं और आपको लगता है कि यह ठीक है, उन्होंने जरूर सबसे अच्छी गुणवत्ता का तेल इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने आपके लिए आपके खाने को जहर बना दिया है, मीठा जहर। कोई भी वनस्पति बीज तेल नहीं। वनस्पति बीज तेल आपको मार देंगे। वे शरीर के साथ कई समस्याएं पैदा करते हैं। तो वे जो करते हैं वह है ऑक्सीकरण, क्योंकि वे पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड का अर्थ है कि उनमें बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध जो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो क्या होता है कि अन्य अणु होते हैं जो इससे चिपक सकते हैं। संतृप्त वसाओं के साथ कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। आप घी का एक टुकड़ा लेते हैं और इसे यहां छोड़ देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये बासी नहीं होगा। महीनों और महीनों तक ये बासी नहीं होगा। लेकिन अगर आप वनस्पति बीज तेल लेते हैं, ये 1 या 2 दिन के भीतर बासी हो जाएगा। और इसे बासी होने से रोकने के लिए वे इसमें संरक्षक डालते हैं। कोई वनस्पतियां नहीं। आप कुछ तेल डालना चाहते हैं, आप उसमें एक टुकड़ा मक्खन डालें, या इससे भी बेहतर शुद्ध घी है। यही चीज आपको उपयोग करनी चाहिए। तो मेरे पास यूट्यूब पर आपका पूरा व्याख्यान है, दी फैट लाइस नाम से। ये तेलों और घी की रासायनिक संरचनाओं के बारे में बात करता है और पूरा विश्लेषण करता है। और फिर वे सभी अध्ययन जो सिद्ध करते हैं कि जो लोग संतृप्त वसा खाते हैं उन्हें कोरोनरी धमनी रोग नहीं होता। जो लोग पॉलीनसैचुरेटेड वसा खाते हैं उन्हें कोरोनरी धमनी रोग और कैंसर होता है, क्योंकि ये इतना सिद्ध हो चुका है। वास्तव में मुझे याद है, जब मैं एक फेलो था, हम ये सभी अध्ययन पढ़ा करते थे जो वे येल विश्वविद्यालय में कर रहे थे। और आप कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें वनस्पति तेल डालते हैं। आप चाहते हैं कि चूहों को कैंसर हो तो आप उन्हें वनस्पति तेल देते हैं, तो आप उन्हें वनस्पति तेल खिलाते हैं और बेचारे चूहों को कैंसर हो जाता है। ओह, लेकिन हम इसे यहां खुद करते हैं। तो आप जानते हैं कि क्रिस्को कैसे आया, है ना? क्रिस्को, आप जानते हैं कि क्रिस्को क्या है? हाँ, क्रिस्को कपास के बीज का तेल है ना? तो यह आया क्योंकि सदी के मोड़ पर जब फोर्ड उद्योग कारों के साथ आगे बढ़ रहा था, उनके पास ये सभी कपास के बीज बचे रहते थे, इसलिए वे उससे तेल निकालते थे। यह काला और भयानक था, और वे उस कपास के बीज को कारों में डालते थे, उन्हें तेल देने और चिकनाई करने के लिए। तब भी बहुत सा तेल बच जाता था, क्योंकि कपास उद्योग बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा, हम इस सब सामान का क्या करेंगे? तो एक होशियार वैज्ञानिक ने कहा, मुझे कुछ सूझ रहा है। और उसने इसे लिया और इसे बहुत सारे रसायनों से गुजारा और इसे सफेद ठोस पदार्थ में बदल दिया। और उसने इसका स्वाद चखा और कहा, यार, इसका स्वाद अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें इसे लोगों को खिलाना चाहिए। उसने वो फार्मूला प्रॉक्टर एंड गैम्बल को बेच दिया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इसे लिया, इसे एक टिन में डाला और इसे क्रिस्को नाम दिया। और उन्होंने कहा, अब हम लोगों को इसे इस्तेमाल करने के लिए कैसे प्रेरित करें? खैर, देखिए, इसका शेल्फ जीवन लंबा है क्रिस्को का। तो उन्होंने इसे लिया और एक किताब बनाई, एक कुकिंग बुक, और उन्होंने इसे सभी को मुफ्त में दे दिया।
आप क्रिस्को के साथ इस तरह बेक करते हैं। तो 1965-66 तक हम केवल क्रिस्को के साथ बेक करते थे और हमने देखा कि अचानक कोरोनरी धमनी रोग तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यही भारत में भी हुआ। तो मेरा भारत में कहना है कि हमने घी से दूरी बना ली क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान थे और हम सुन रहे थे कि पश्चिमी वैज्ञानिक यहां क्या कर रहे थे। क्योंकि 1977 में सरकार ने कहा कि यह सब संतृप्त वसा के कारण है और हमने इसे मान लिया और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने संतृप्त वसा को दोषी ठहराया। शाकाहारी और मांसाहारी सभी ने वनस्पति बीज तेल का उपभोग करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने नारियल तेल से दूरी बना ली, हमने घी से दूरी बना ली और हमने वनस्पति बीज के तेल का उपभोग करना शुरू कर दिया और यही हमारे लिए एक नई समस्या का कारण बना। तो वनस्पति तेलों की वैश्विक खपत को देखें। विशाल, हमने अपने जीवन में कभी इतना वनस्पति तेल नहीं खाया। मूंगफली का तेल, कपास के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल, मकई का तेल, कैनोला तेल, सोयाबीन का तेल, पाम तेल। तो आप कहते हैं हाँ, मैं घर आता हूं और मुझे मेवे खाना पसंद है। तो मैंने कुछ साल पहले ही इसे देखा। ये बहुत सुंदर है, अखरोट, पेकान और ये सभी चीजें। लेकिन जब मैं नीचे देखता हूं, सूरजमुखी के बीज के तेल में भुना हुआ। मैंने खाना बंद कर दिया, इसलिए अब मैं कच्चे मेवे खरीदता हूं और मैं बिना तेल के कच्चे ही खाना पसंद करता हूं क्योंकि वे इसे बर्बाद कर रहे हैं। अब मेरे मेवों में बहुत अच्छा तेल है। मेवे बहुत स्वस्थ होते हैं, उनमें अच्छा तेल होता है, लेकिन जब वे उस सारे कचरे में भुने जाते हैं तब नहीं। तो ध्यान रखें कि आप क्या करते हैं। और उन छोटे, क्या उस पर लेबल था? हाँ, डिब्बा। मेवों का कैन, मिश्रित मेवे, उस पर लेबल है। खैर, मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था। तो जोखिम कारक। तो भारत में भी जो हुआ वह यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी हमने बहुत अधिक कार्ब्स का सेवन करना शुरू कर दिया। बहुत अधिक कार्ब्स, और ये सभी प्रोसेस्ड कार्ब्स है। तो देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सभी को खाना चाहिए। आपके परदादा बाजरा और ज्वार खाते थे। अंतिम 1 मिलीसेकंड में आया। यह शरीर गेहूं को कैसे संभाल सकता है जब यह होमोसेपियन के रूप में आपके सभी पूर्वजों के प्रयोजनवादी इतिहास में केवल अंतिम 1 मिलीसेकंड में आया? यह समझ से परे है। और फिर चने का आटा। ओह हां, यह स्वस्थ है। चना। चना, मैं क्या कहूं? चने का आटा, वनस्पति बीज तेल, फिर चीनी और मिठाइयां। तो जब हम शहरों में गए, मुझे अब नौकरी मिल गई। अब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मुझे अधिक मिठाइयां और चीनी खाने का हक है। और हर बार जब मेरे दोस्त आते हैं, शादी में जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी मिठाई घर लाता हूं और मैं हर रोज एक टुकड़ा मिठाई खाता हूं। और मुझे ये चीज बहुत पसंद है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त आते हैं, मैं उन्हें मिठाई देता हूं, और किसी की बेटी की शादी हो रही है, ये मिठाई है। कोई मर जाता है, उन्हें भी बहुत सारी मिठाई दी जाती है। कृपया मेरे साथ शामिल हो। हाँ, कोई भी अवसर यहां है, इसे ले लो। मेरा अर्थ है, हमने यही किया। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं इसे वहन कर सकता हूं। इसके बारे में सोचिए। जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। अब मैं इसे वहन कर सकता हूं। तो अब मैं कुछ अच्छा जर खरीद सकता हूं। मैं जर खरीद सकता हूं। ठीक यही हो रहा है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी की तरह जीते और खाते हैं, और वैसे खाते हैं जैसे आपके दादा नहीं, बल्कि आपके परदादा खाते थे या परदादी खाती थी, तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, ये जीवन काल नहीं है, ये स्वास्थ्य काल है। भारतीयों को देखिए, वे 90 के दशक तक जीना चाहते हैं, लेकिन 70 के बाद उन्हें डिमेंशिया हो जाता है, उन्हें कोरोनरी धमनी रोग हो जाती है, उन्हें परिधीय संवहनी रोग हो जाता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जोड़ों की हालत खराब हो जाती है। सूजन इन सब में आम बात है। तो आप सोचते हैं कि ये सभी जोड़ों की समस्याएं सिर्फ बुढ़ापे की वजह से हैं। खैर, आपने अपने जोड़ों पर इतना जोर नहीं डाला। ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में सूजन है, और इसलिए आपके कूल्हे जवाब दे रहे हैं, और आपके घुटने जवाब दे रहे हैं, और आपके कंधे जवाब दे रहे हैं। ये सूजन है। अब हमें यह पता है। तो अगर आप शरीर में सूजन को देखें, सूजन सूजन क्या है? यह किसी ऐसी चीज के खिलाफ सूजन है जो इसके लिए विजातीय है। इसके लिए, इस शरीर के लिए विजातीय क्या है? जो कुछ भी आप इसके अंदर डाल रहे हैं वह विजातीय है। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपका पेट और आपकी आंत है, क्योंकि सीमा वहीं पर है। यही आपके और बाहरी दुनिया के बीच का अंतर है। ये त्वचा और उसके बाहर की चीजें नहीं है। ये बीच में है। आप एक खोखली नली है, एक नली है जो पूरी तरह से जाती है। उस नली में जो कुछ भी है वह अंतर है। आपकी आंत को तय करना होता है कि क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, क्या दोस्त है, क्या दोस्त नहीं है। जब यह भंग होता है तो क्या मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा? और यही सूजन का कारण बनता है। अब आपको समझ में आया सूजन का कारण क्या है?
तो सूजन का कारण क्या है? यह वह है जो आप अपनी नली में डाल रहे हैं, यही सूजन का कारण बन रहा है। तो लेकिन लोग अमेरिका में एशियाई वे भी अमेरिकी भोजन खाते हैं जिसे मानक अमेरिकी आहार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सैड सैड आहार। काफी दुखद, है ना? हाँ। तो हमें एक अतिरिक्त खुराक प्रभाव मिल रहा है क्योंकि अब हम सारा चिवड़ा खाने वाले हैं और बाकी सब कुछ और हम सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन फिर हमें हफ्ते में 2 बार पिज्जा हैमबर्गर खाना है और कुछ फ्रेंच फ्राइज लेना है, फ्रेंच फ्राइज डालना है। आप जानते हैं मुझे वाकई देर हो रही है। मैं बस अंदर जाऊंगा और कुछ फ्रेंच फ्राइज भी ले लूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जो फ्रेंच फ्राइज वे लार्ड से बनाते थे वह वास्तव में आपके लिए उन फ्रेंच फ्राइज की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर था जो आप आज वनस्पति बीज तेलों के साथ खाते हैं, क्योंकि वनस्पति बीज तेल ट्रांसफैट्स का उत्पादन करेंगे। तो मैंने ट्रांसफैट्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ट्रांसफैट्स सबसे खराब प्रकार के फैट्स होते हैं। ये घी और संतृप्त वसा से नहीं बने होते हैं। ट्रांसफैट्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स से बनते हैं। तो जब आप वनस्पति तेलों को फिर से गर्म करते हैं तो आप ट्रांसफैट्स बनाते हैं। तो जब आप वनस्पति तेल के साथ खाना पकाते हैं और आप उसमें सब कुछ करते हैं, फिर आप इसे माइक्रो में फिर से गर्म करते हैं, सुंदर, अब आपके पास सभी ट्रांसफैट्स है। और आपको यह पता भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी खुद की माइक्रोवेव मशीन में ट्रांसफैट्स बना रहे हैं? अगर आपने अपना खाना वनस्पति तेलों में बनाया है तो आप वनस्पति तेलों से दूर रहना चाहेंगे। तो जोखिम को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब हम सभी में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें पहचानना चाहिए कि आपके अंदर पहले से बीमारी है या नहीं। तो भारतीयों के लिए मैं उन्हें बताता हूं, देखिए, यह अनुमान लगाने के बजाय कि आपके अंदर बीमारी है या नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा रक्तचाप, मेरा पारिवारिक इतिहास, हाँ, यह आपको एक संकेत दे सकता है। जैसे क्या आप इस पर एक एल्गोरिदम के रूप में भरोसा करने वाले हैं यह बताने के लिए कि आपको वास्तव में बीमारी है या नहीं? नहीं। आपको एक कोरोनरी कैल्शियम स्कोर करना चाहिए क्योंकि यह आपको बताएगा कि आपको वास्तव में बीमारी है या नहीं। इसमें कोई अनुमान नहीं है। हाँ, मुझे कोरोनरी, ओह, ये एक कोरोनरी कैल्शियम स्कैन है। ठीक है। तो ये वो स्कैन है जो मैंने आपको दिखाया था। बड़ी मशीन, बड़ी सफेद चीजें जो आप देखते हैं जहां तीर है, वो उस दीवारों में जमा कैल्शियम है। इसका अर्थ है कि आपको पहले से ही बीमारी है। आपके अंदर ये पहले से ही है। ये कौन कर रहा है? कोई भी ये नहीं कर रहा है। अब ओह, लेकिन मैं अपना तनाव परीक्षण करवाता हूं। ओह हाँ, मैं तनाव परीक्षण करता हूं। खैर, इसका क्या फायदा है? तनाव परीक्षण केवल तभी पॉजिटिव दिखेगा जब आपके अंदर 70% से अधिक अवरोध हो। तो आप आते हैं और मैं आपका तनाव परीक्षण करता हूं, आप पास हो जाते हैं। क्या इसका अर्थ है कि आप ठीक है? नहीं, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके अंदर शायद अवरोध है, लेकिन ये 50% है, शायद ये 60% है, शायद ये 70% अवरुद्ध है। तो मैं आपसे कहता हूं, ओह हाँ, आप ठीक है, आपने अपना तनाव परीक्षण पास कर लिया। आपके अंदर 50% 60% अवरोध हो सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं, चलते रहे। क्या आप खुश होंगे? इसलिए मैं कोरोनरी कैल्शियम स्कोर करता हूं, क्योंकि तब मैं आपसे कह सकता हूं, आपका तनाव परीक्षण पॉजिटिव नहीं है, किसी भी परिसंचरण की कमी का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर 70% से कम अवरोध है, लेकिन आपका कैल्शियम स्कोर पॉजिटिव है। इसलिए आपको मेरा कार्यक्रम पालन करना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि जो होने वाला है वह यह है कि कैल्शियम टूट जाएगा और आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि यही दिल का दौरा होता है जब कैल्शियम धमनियों के अंदर टूटता है और उस पर खून का थक्का बन जाता है। इसलिए सभी दक्षिण एशियाई लोगों को यह कैल्शियम स्कोर करना चाहिए और इसकी कीमत केवल $99 है। ये एक सीटी एंजियोग्राम है। सीटी एंजियोग्राम तब होता है जब वे डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर आप दिल का स्कैन करते हैं और आप दिल को देख सकते हैं और आप धमनियों को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वह धमनी कितनी बुरी तरह से अवरुद्ध है। इसमें वे सभी सफेद क्षेत्र हैं जहां कैल्शियम है। और फिर शेष धमनी को देखिए, वह अच्छी, बड्डी और रसदार नहीं है, सीधी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही बुरी तरह से बीमार धमनी है। इसे देखिए, कोई अनुमान नहीं। अब जब आप इसे देखते हैं तो आप उन्हें अपनी जीवन शैली बदलने के लिए कहते हैं, वजन कम करने के लिए कहते हैं, बीएमआई 22 तक लाने को कहते हैं, खाना बदलने व उपवास करने को कहते हैं। उपवास पर 1 सेकंड में आएंगे। ये धमनियों की ओर तस्वीरें हैं और उन्हें ऐसा नहीं दिखना चाहिए, है ना? ये सभी धमनियां। तो जब मैं इन्हें किसी मरीज में देखता हूं तो मैं कहता हूं, ठीक है, चलिए ये देखने के लिए एक तनाव परीक्षण करते हैं कि क्या यह आपके रक्त प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न कर रही है, और हम इसे इसी तरह संभालते हैं और फिर मैं इन्हें खोलता हूं अगर मुझे जरूरत हो। अगर मुझे जरूरत हो, यहां उन्हीं धमनियों की ओर तस्वीरें हैं। ये ऐसी दिखती है। देखिए, मैं पूरे दिन यही पढ़ाई करता हूं, मैं लोगों के दिलों में यही देख रहा हूं और इसी तरह मैं तय करता हूं कि क्या हो रहा है। फिर आप उच्च इंसुलिन स्तर का पता कैसे लगाते हैं? आप चीनीयुक्त पानी पीते हैं और फिर आप चीनीयुक्त पानी के बाद इंसुलिन स्तर मापते हैं। आप अपनी शर्करा भी मापते हैं। सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट मधुमेह रोगी नहीं हैं, लेकिन आपको अपने इंसुलिन स्तर भी मापने चाहिए। मैंने आपको रक्त प्रयोगशाला में वह मशीन दिखाई थी। सीआरपी सूजन के लिए एक परीक्षण है। होमोसिस्टिन एक और परीक्षण है जो आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कितनी सूजन है।
आपका A1C आपको शर्करा के बारे में बताता है। और फिर ट्राइग्लिसराइड से HDL का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का मुद्दा है जो आपको बताता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके LDL स्तर नहीं। ये एक और झूठ है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। इसका LDL से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध ट्राइग्लिसराइड्स और HDL से है। यह कोरोनरी धमनी रोग और संवहनी रोग के लिए नंबर 1 भविष्यवक्ता है, और यह आपकी शर्करा स्थिति और आपकी इंसुलिन स्थिति पर निर्भर करता है। तो LDL बढ़ता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। हाँ, यह होता है, लेकिन यह कारण नहीं है। यह सूजन है जो आपको छोटे, घने LDL देती है। अब आप कह रहे हैं कि वह कारणीय संबंध, कि वह कारणीय है, नहीं, यह एक संबंध है। यह उस बच्चे की तरह है जो हमेशा आइसक्रीम खा रहा है और फिर एक बच्चा डूब जाता है तो आप आइसक्रीम को दोष देते हैं। हाँ, यह आइसक्रीम ही होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो डूबते हैं उन्होंने डूबने से ठीक पहले आइसक्रीम खाई होती है ना? तो आप आइसक्रीम को दोष देते हैं। यहां LDL के साथ भी यही बात है। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं जो करना पसंद करता हूं वह है दक्षिण एशियाई लोगों के यकृत का अल्ट्रासाउंड करना। अगर आपके यकृत में वसा है तो आपको पहले से ही रोग है। आपको अपना आहार बदलना चाहिए। यकृत में वसा नहीं होनी चाहिए। आपको फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। तो उपवास क्यों करें? आप उपवास क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उपवास से आपके इंसुलिन स्तर कम हो जाएंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके इंसुलिन स्तर का क्या होता है? वे कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन केवल खाने से आता है। इसलिए मैं आपको उपवास करवाता हूं। इसलिए अगर आप CVI में मरीज हैं तो आपको दिन में केवल 1 बार या 2 बार खाना होता है। अगर आप दिन में 2 बार खाना चाहते हैं तो आप उस खाने से शुरू करते हैं, लेकिन आपको 6 घंटे की अवधि में खाना चाहिए और फिर बाकी के 18 घंटे कुछ नहीं खाना है। अगर आप लगातार खाते रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहे हैं। तो आप इसलिए उपवास करना चाहते हैं ताकि आपके इंसुलिन स्तर नीचे आ सकें। तो फिर 18 या 24 घंटे के उपवास के बाद जब आप पुनः खाते हैं तो आप इंसुलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आपका अग्न्याशय अगले भोजन के साथ केवल इतना ही इंसुलिन बनाएगा, बनाम पहले पूरे गैलन के। तो उपवास की स्थिति में खाना भरे पेट की स्थिति में खाने की तुलना में कम इंसुलिन का उत्पादन करता है, जिसमें आप बहुत सारा इंसुलिन बनाते हैं। हम हमेशा खाने की स्थिति में खाते रहते हैं। अगर आप अभी अभी खा चुके हैं तो आप क्यों खा रहे हैं? मुझे बताइए, आप क्यों खा रहे हैं? आपने 2 घंटे पहले ही खाना खाया था। आपको फिर से क्यों खाना है? क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको भूख लगी है? आपको भूख नहीं लगी है। ओ नहीं, लेकिन मुझे खाना है। क्यों? क्योंकि दो बातें हैं। एक, आप एक नशेड़ी है। आप एक लती है। आप एक लती है, जैसे कोकीन, जैसे हेरोइन। आप एक लती है क्योंकि वह चीनी मस्तिष्क के उसी हिस्से में जाती है जहां डोपामाइन होता है। तो यह आपका इनाम केंद्र होता है। तो अब आपको अपना अगला नशा चाहिए। यह बहुत वास्तविक है दोस्तों। यही कारण है कि अंतरालिक उपवास करने से वह आदत टूटती है। आप एक नशेड़ी को उसकी कोकीन से कैसे दूर करते हैं? उसे एक कमरे में बंद कर दो और उसे कोई हेरोइन मत दे, बस इतना ही, या कोकीन। तो आपको भी वही करना होगा। आपको अपनी शारीरिक संरचना के साथ खेलना होगा। आपको इसके साथ खेलना होगा ताकि आप लती न बने। नहीं तो यह है, मुझे अब खाना है। आप भूखे नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको खाना है। आप एक नशेड़ी हैं। तो यह सबसे बड़ी समस्या है, हम इतनी बार क्यों खाते हैं। दूसरा यह है कि हमें सामाजिक रूप से खाने के लिए प्रेरित किया गया है। खाने का समय हो गया है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, और अगर मैं नहीं खाता मुझे खाने की तलब नहीं लगेगी कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, नहीं। लेकिन बस ये 1 बजे है तो मुझे खाना खाना पड़े। मैं कह रहा हूं, आपको क्यों खाना है? किसने कहा कि आपको दिन में 3 बार खाना और 2 स्नैक्स लेने हैं? यह खाद्य उद्योग ने कहा। आपने नहीं कहा। आपके डॉक्टर ने नहीं कहा। तो मैं चाहता हूं कि अब आप सभी सचेत भोजन करें। सचेत भोजन, इसका अर्थ है कि जब आप भूखे हों तब खाएं। अगर आप भूखे नहीं हैं तो मत खाएं। आप मरने वाले नहीं हैं। तो अगर मैं आज खाना बंद कर दूं तो मेरे शरीर में कितनी ऊर्जा बची है जो मुझे बनाए रखेगी? किसी के पास कोई विचार है? कम से कम 42 दिन। 42 दिन। मेरे पास एक मरीज था जो फोर्ट लॉडरडेल से आया था। उसका वजन 395 पाउंड था। मैंने उसे 108 दिनों तक उपवास कराया। 108 दिनों के बाद उसका वजन 195 पाउंड था। वो $1 मिलियन की तरह दिख रहा था। उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से सामान्य थे। वो शानदार दिख रहा था। उसने केवल पानी पिया। उसका मधुमेह चला गया। उसका उच्च रक्तचाप चला गया। एक और मरीज था जो वेस्ट पाम बीच से आया था। उसने 70 पाउंड वजन कम किया, केवल पानी पीकर। बस इतना ही। उसने 70 पाउंड वजन कम किया। उसकी शर्करा चली गई, मधुमेह चला गया, उच्च रक्तचाप चला गया, जोड़ों का दर्द सब चला गया। वह एक करोड़पति की तरह दिखता है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी को बाहर जाकर 100 दिन का उपवास करना चाहिए या कुछ और, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर वे नहीं मरे, मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2 दिन नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। आप नहीं मरेंगे। वास्तव में आप बेहतर महसूस करेंगे। इस हफ्ते मेरे ऑफिस में एक मरीज आया था। वो आदमी कहीं उत्तर से आया था। मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे लगता है कि ये जैक्सनविल था। तो इस आदमी ने पहले ही कर लिया था। उसने मेरे वीडियो देखे थे और उसने 7 दिन का उपवास किया और उसने 7 दिनों में 18 पाउंड वजन कम किया। 18 पाउंड। वह शानदार दिखता है। वह कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। और उसने कहा कि तीसरा दिन थोड़ा कठिन था, लेकिन तीसरे दिन के बाद उसने बहुत अच्छा महसूस किया। उसने अद्भुत ऊर्जा महसूस की। क्योंकि आप देखिए, ये क्या करता है, ये आपको डिटॉक्स करता है। उपवास आपको डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि आपके अंदर ये सभी भारी धातुएं और विषाक्त पदार्थ होते हैं। उपवास ही एकमात्र चीज है जो विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। दूसरा, यह आपकी आंत को आराम देता है ताकि आपकी आंत में बैक्टीरिया रीसेट हो सके। क्योंकि अगर आप लगातार खाते रहते हैं तो वे निरीह बैक्टीरिया, याद रखें, आपके रक्त प्रवाह में तैर रहे 50% से अधिक पोषक तत्व वे नहीं है जो आपने खाया। यह वह है जो आपके बैक्टीरिया ने बनाया है, मेटाबोलाइज किया है और आपके रक्त प्रवाह में छोड़ा है। इसलिए आपकी आंत में अच्छे बैक्टीरिया होना जरूरी है। इस कमरे में हम सभी ने अपनी आंत के बैक्टीरिया को गड़बड़ कर दिया है और वे आपके दोस्त हैं। आपके शरीर में 10 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन बैक्टीरियल कोशिकाएं हैं। आप जितने मानव हैं उससे अधिक बैक्टीरिया है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। बैक्टीरिया और आपके बीच एक सहजीवी संबंध है, अन्यथा भगवान ने हमारी आंत में बैक्टीरिया क्यों डाला? किस लिए? मैं बस इंसानों को कुछ बैक्टीरिया देने जा रहा हूं। बूम। इसके बारे में सोचिए। आपके पेट में बैक्टीरिया क्यों होंगे? और इतने सारे, बहुत सारे। तो आप सोचते हैं कि इनमें से कई दवाएं काम करती हैं, क्योंकि ओ हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये दवा दी और ये मेरे तंत्र में जाती है और मैं इसे अवशोषित करता हूं और ये कर रही है। नहीं, कम से कम 20% दवाएं वास्तव में आपके पेट में बैक्टीरिया द्वारा मेटाबोलाइज की जाती हैं और उनके मेटाबोलाइट्स आपके रक्त प्रवाह में छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने सभी बैक्टीरिया को समाप्त कर दें, तो हमने चूहों पर अध्ययन किया, हम यह हमेशा करते हैं, सभी बैक्टीरिया को हटा दें, फिर हम उन्हें दवा देते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता। आप बैक्टीरिया को फिर से डालते हैं, अब आपको प्रभाव मिलता है। वास्तव में हम और भी बेहतर चीजें करते हैं। हम एक मोटे व्यक्ति के मल को लेते हैं और उसे एक पतले व्यक्ति में प्रत्यारोपित करते हैं और पतला व्यक्ति मोटा हो जाता है। हम इसका उल्टा भी करते हैं। हम मोटे आदमी को लेते हैं, उसके सभी बैक्टीरिया निकालते हैं, उसे 3 कोर्स की एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसे खत्म करते हैं और फिर एक पतले स्वस्थ कॉलेज छात्र के मल को उसके अंदर डालते हैं और उसका वजन कम हो जाता है। आप ये सब कैसे समझते हैं? वैसे अगर आप वो आखिरी चीज करना चाहते हैं जो मैंने कही, तो आपको कैलिफोर्निया जाना होगा। वे इसे करते हैं कैलिफोर्निया में। अगर आप एक हाई स्कूल छात्र हैं, मेरा अर्थ है एक कॉलेज छात्र, और अगर आप दिखा सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप उन्हें एक मल का नमूना देते हैं, वे उसमें बैक्टीरिया की विविधता को देखते हैं, वे कहते हैं हाँ, आप स्वस्थ हैं। हर सुबह आप उनके साथ मल त्याग करते हैं और आपको अपने डॉलर मिलते हैं। क्या शानदार जीवन है! क्या शानदार! कॉलेज के छात्र, उनके लिए सब कुछ तैयार है। वे अपने शरीर के सभी प्रकार के अंग दान कर सकते हैं। कुछ बेकार नहीं जाता। कुछ भी बेकार नहीं जाता, आप जानते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो खाते हैं, उसका आपके हार्मोन, आपके बैक्टीरिया पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर बार जब आप खाते हैं, तो आपको सचेत रूप से खाना चाहिए। कुछ भी पेट में डालने से पहले 2 बार सोचें जो आप खाने वाले हैं। आपको किण्वित खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। आपको बैक्टीरियल उत्पाद खाने चाहिए, जैसे आपको बहुत सारा दही और घी खाना चाहिए। और सब आप जानते हैं, सौरक्रॉट। अगर आप यहां रहते हैं, जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी जिसे किण्वित किया गया है, और केफिर और बाल्समिक सिरका, यह आपके आंत के लिए अत्यंत स्वस्थ है। तो कृपया केवल संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएं। कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ न खाएं। विभिन्न पौधों से उच्च फाइबर का सेवन करें। बहुत सारा फाइबर, 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 फाइबर। क्योंकि फाइबर किसके लिए? यह आपके लिए नहीं है। आप फाइबर को पचा नहीं सकते। फाइबर आपके बैक्टीरिया के पास जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया कितने महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें भूखा क्यों रख रहे हैं? तो आपके गरीब बैक्टीरिया, वे अपने भोजन का इंतजार कर रहे हैं। वे केवल एक चीज पर जीवित रहते हैं जिसे वे पसंद करते हैं, जो है फाइबर, जो एक पॉलीसैकेराइड है। लेकिन इसके बजाय आप उन्हें चीनी दे रहे हैं। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो चीनी पर जीवित रहते हैं, लेकिन वे बुरे लडीडिच के हैं। वे ऐसे मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं जो अच्छे नहीं होते। तो आपने अपने पिछवाड़े में सबसे खराब टीमों को खेलने के लिए आमंत्रित किया।
बुरे लोगों को। आप अपनी आंत में बुरे लोगों को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? तो केफिर, सौवरक्रॉट, किमची, दही अपने माइक्रोबायोम की जैव विविधता को सुधारने के लिए। और गैर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पूर्ण खाद्य पदार्थ होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। और अपने रक्तचाप को मापे, अपना वजन 23 बीएमआई तक कम करें। और आपको अंतरालिक उपवास करना चाहिए अपनी इंसुलिन संवेदनशीलता को बहाल करने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और अपने माइक्रोबायोटा को सुधारने के लिए और अपनी क्षयग्रस्त आंत को सुधारने के लिए। ये सब क्या है? अब मैं आपको सूजन के बारे में थोड़ा और बताने जा रहा हूं। तो अगर आपकी आंत क्षयग्रस्त है तो भोजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसलिए आपके जोड़ों में दर्द होता है, मानसिक धुंध होती है। आप किसे नहीं जानते जिनको मानसिक धुंध नहीं होती? आप किसे नहीं जानते जिन्हें पहले से ही प्रारंभिक डिमेंशिया नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये कहां से आ रहा है? ये सूजन से आता है, क्षयग्रस्त आंत से। तो अगर आप आंत को ठीक कर लेते हैं, अचानक उस व्यक्ति का मस्तिष्क बेहतर काम करने लगता है, क्योंकि वह सारी सूजन वाली चीजें रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर जाती है, जिससे मानसिक धुंध के रूप में जाना जाता है। और यह सामान्यतः बूढ़े लोगों के साथ होता है। मैं ये बहुत से युवा लोगों के साथ करता हूं। वे आते हैं और कहते हैं, हे भगवान डॉक्टर, हर सुबह जब मैं उठता हूं मुझे ये धुंध होती है, मेरा मस्तिष्क धुंध में होता है। और फिर मैं उन्हें अपना आहार बदलने के लिए कहता हूं। और पहली चीज जो वे वापस आकर कहते हैं, आप जानते हैं मैं बहुत अधिक जीवंत महसूस करता हूं, मैं बेहतर सोच सकता हूं, मेरी स्मृति बेहतर है। तो आपको उपवास करना होगा, आपको समय सीमित भोजन करना होगा। ओमेड। ओमेड का अर्थ है एक दिन में एक बार भोजन करना, क्योंकि आपके पूर्वज और आप इतने अच्छे शिकारी नहीं थे कि आप हर 2 घंटे में शिकार कर सकें। और रात में खाना बंद कर दें, क्योंकि आप शव को अपनी गुफा में नहीं ला सकते, क्योंकि फिर लकड़बग्घे भी आपकी गुफा में आ जाएंगे और आपको खा जाएंगे। इसलिए आपको केवल एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए और इसे निपटा देना चाहिए। ठीक है? और लत? इसके बारे में सचेत रूप से सोचें, क्योंकि आप लती बन रहे हैं गेहूं, मिठास, चीनी, कैफीन, दुग्ध उत्पाद और स्नैक्स के। वे वास्तव में लत पैदा करते हैं। आपको लगता है कि आप लती नहीं हैं? मैं आप सभी को सिद्ध कर सकता हूं, आप किसी न किसी रूप में लती हैं। तो ये मरीज आती हैं और कहती हैं, आप मुझे बहुत बुरा लग रहा था, 4 बजे तक मैं भूख से चिड़चिड्डी हो गई थी। तो मैंने कहा, ठीक है, तो आपने क्या किया? वह कहती है, मैंने खाया, फिर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, आपको क्यों लगता है कि आप बुरा महसूस कर रही हैं? मेरा शर्करा स्तर बहुत कम हो गया था। तो मैंने कहा, क्या आपने अपना शर्करा स्तर मापा? हाँ, ये 90 था। तो मैंने कहा, ये कम नहीं है। तो वे बुरा महसूस कर रहे हैं। ये कम शर्करा नहीं है। आप बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप एक नशेड़ी हैं। आप एक नशेड़ी हैं। तो रोज व्यायाम करें। और मैं प्रतिरोध व्यायाम को प्राथमिकता देता हूं। प्रतिरोध व्यायाम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रतिरोध के खिलाफ। मुझे फर्श पर व्यायाम करना पसंद है। सिर्फ दौड़ना नहीं, दौड़ना, दिन में 4 मील या 5 मील दौड़ना, क्योंकि आप दौड़ने के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि अगर आप कृपाण दांत वाले बाघ से भागने की कोशिश करते हैं, तब तक वह आपको पकड़ चुका होगा और खा चुका होगा। आप कृपाण दांत वाले बाघ से तेज नहीं दौड़ सकते। तो प्रयोजनवादी रूप से, लेकिन आप एक चट्टान के पीछे तेजी से दौड़ने के लिए बने हैं, तेजी से पेड़ पर चढ़ने के लिए, तेजी से एक छोटी धारा को पार करने के लिए, तेज दौड़ने के लिए और छिपने के लिए, तेज चलने के लिए। आपको यही करना चाहिए। लेकिन ये सब, ओह हाँ, मैं सुबह उठता हूं 5 मील, मैं दौड़ता हूं दौड़ता हूं दौड़ता हूं, ये बकवास है। तो ये सभी मैराथन धावक मेरे कार्यालय में आते हैं यहां, और वे 62 के होते हैं और दिखते हैं जैसे वे 82 के हों। क्या आपने देखा है मैराथन धावक? उनकी त्वचा लटकी हुई होती है, हर जगह झुर्रियां होती हैं। तो आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन तीव्र धावक, वे बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें जोड़ों की समस्याएं नहीं होती, क्योंकि आप अपने शरीर में हर समय एंटीऑक्सीडेंट्स का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन आपकी क्षमता उस मात्रा से सीमित होती है जिसका आप हर समय उत्पादन कर रहे हैं। तो एक असंतुलन होता है, जिससे आपके घुटने चोटिल होते हैं, आपको रक्तचाप हो जाता है, आपके अंग जल जाते हैं। यह भयानक है। दौड़ना ठीक है अगर आप सिर्फ थोड़ा कार्डियो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा कार्डियो। आपको अंतराल प्रशिक्षण करना चाहिए। तेज, धीमा, आराम करें, व्यायाम करें, आराम करें, व्यायाम करें, धक्का दें, आराम करें, धक्का दें, आराम करें। यही वह चीज है। तो यह एक अंतराल प्रशिक्षण है। आप इसके बारे में अपने प्रशिक्षकों से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वह आपको आधे घंटे के लिए दौड़ने के लिए कहता है, तो उसे भूल जाइए। एस्पिरिन। मैं कुछ मरीजों पर एस्पिरिन का उपयोग करता हूं। विटामिन। विटामिन के 2 भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से हमने अपना आहार बदला है, हमें पर्याप्त विटामिन के 2 नहीं मिलता। आप सभी को विटामिन के 2 लेना चाहिए। के 1 नहीं, के 2। आपको के 2 पर रहना होगा। आपको के 2 पर रहना होगा। अगर आप विटामिन के 2 नहीं लेते, तो आपकी धमनियों में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। मेरे पास सभी अध्ययन हैं। एक पूरा व्याख्यान है जो मैं सिर्फ विटामिन के 2 पर देता हूं। ओमेगा 3 आपको लेना ही होगा, क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थों में पर्याप्त ओमेगा 3 नहीं है। विटामिन डी 3 आपको लेना ही होगा, क्योंकि आपके आहार में पर्याप्त विटामिन डी 3 नहीं है। और मुझे ये जड़ी बूटी पसंद है जिसे बर्बेरिन कहते हैं। ये शानदार है, खासकर भारतीयों के लिए, क्योंकि यह आपके शर्करा और इंसुलिन स्तर को सुधारती है। और फिर मैं मेटफॉर्मिन देता हूं, और मैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का भी उपयोग करता हूं। तो ये वे दवाइयां हैं जिनका मैं वास्तव में तब उपयोग करता हूं जब मुझे करना होता है।
और अन्य मधुमेह की दवाइयां भी हैं जिनका मैं उपयोग करता हूं, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन तंत्र महत्वपूर्ण है। मैं इंसुलिन के स्तर को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं वे दवाइयां देना चाहता हूं जो वास्तव में इंसुलिन के स्तर को कम करती हैं। और फिर ये दवाइयां हैं SGLT2 इनहिबिटर। लेकिन आपको इन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये वे चीजें हैं जो डॉक्टरों को पता होनी चाहिए। वे हृदय संबंधी जोखिम को 38% तक कम करती हैं, अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 35% तक, मृत्यु के जोखिम को 32% तक। ये दवाएं कैसे काम करती हैं? ये वास्तव में आपके शरीर से चीनी, फालतू चीनी को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो संक्षेप में, ये अंतिम कुछ स्लाइड्स है। वजन कम करें, हर तरह की चीनी और उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बचें। अब मैंने फलों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये एक और झूठ है। आपको पता है 70 के दशक में क्या हुआ था? उन्होंने फल और सब्जियों को लिया और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। ओह, आपको बहुत सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। फल अतिशय प्रशंसित है। ये सिर्फ प्रकृति की कैंडी है। ये फ्रुक्टोज से भरा होता है। इसमें और कुछ नहीं होता। फल में चीनी के अलावा कुछ भी नहीं होता। आप फल चाहते हैं? इसे हफ्ते में 1 या 2 बार खाएं। लेकिन ऐसा नहीं। मैं नाश्ते में फल खाता हूं। शाम को जब मैं खाना खत्म करता हूं, मैं टीवी देखता हूं और एक पूरे कटोरे फल के साथ बैठता हूं। ये बकवास है। फल मौसमी होते हैं और इन्हें आना चाहिए पतझड़ में, ताकि आप सर्दी में गुजारा कर सकें। इसलिए जानवर फल और बेरी खाते हैं ताकि फ्रुक्टोज का स्तर ऊंचा हो सके। वे इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाते हैं। वे बहुत सारा फैट जमा कर लेते हैं। फिर वे सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। हमारे लिए सर्दी कभी नहीं आती। जब आपके लिए सर्दी नहीं है तो आप फ्रुक्टोज क्यों ले रहे हैं? बस इस पर तार्किक रूप से विचार करें। आप कहेंगे, हे भगवान, यह पागलपन है। पागलपन बस बढ़ता जा रहा है। वनस्पति बीज तेलों से बचें। समय सीमित भोजन, एंटीबायोटिक्स से बचें। देखिए, अगर आपको सर्दी है या अगर आपके निरीह बच्चे को सर्दी है तो उसे अकेला छोड़ दें। आप उसे एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? किस लिए? क्या आप मेरे बच्चों को जानते हैं? मैं उन्हें शायद 1 या 2 बार एंटीबायोटिक देता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाती थी। अरे मेरे बच्चू, मैंने कहा, उसे अकेला छोड़ दो। बच्चे को अकेला छोड़ दो। ये एक वायरस है। ये एक वायरस है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन नहीं, मुझे करना है। तो केवल 2 बार। और शुक्र है कि वे सभी बहुत स्वस्थ थे और बहुत अच्छे से थे। और मेरा अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से भी। क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसे यह बेकार आहार देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में चंचल और सतर्क रहेगा और हमेशा जागरूक और सतर्क रहेगा, बकवास। क्योंकि वह चीनी लेता है, फिर वह गिरावट का कारण बनता है, फिर वह कक्षा में सो जाता है, फिर वह फिर से उठता है, फिर से चीनी का नशा लेता है, और वह ऐसा ही है। और यह अनियंत्रित है। शिक्षक कह रहा है, बैठ जाओ टॉमी। लेकिन यह क्या है? कक्षा में उसके खराब व्यवहार के लिए आप जिम्मेदार है। आप इसके कारण है। बुरा मत माने। ठीक है। जैविक मांस का सेवन करें। 7 घंटे की नींद ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके हार्मोन गड़बड़ हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि आपके साथ क्या होता है, आपको हर दिन 7 घंटे की नींद लेनी ही होगी। देखिए, जितना व्यस्त मैं हूं, मैं हर रात 7 घंटे की नींद लेता हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं 7 घंटे की नींद लूं। और प्रतिरोध व्यायाम, तनाव प्रबंधन, अब यह महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भारतीयों को देखें, हम विदेश आए हैं और यहां तक कि भारत में वहां एक नई अर्थव्यवस्था है। यह प्रतिस्पर्धा, ये देखना, आप जानते हैं मेरे बॉस की इतनी कमाई है और उस आदमी की कार ऐसी है। जो तुलना हम करते हैं वह हमारी शारीरिक संरचना के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं आपको कुछ अध्ययनों के बारे में बता रहा हूं जो वास्तव में मेरे दिमाग में आते हैं। व्हाइटहॉल अध्ययन ने व्हाइटहॉल के निवासी लोगों को देखा जिनको सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थी, लेकिन जिनके पद सबसे निम्न थे उनमें कोरोनरी धमनी रोग सबसे अधिक था। जो उच्च पदों पर थे उनमें ऐसा नहीं था। इसका अर्थ है काम पर नियंत्रण। आपको कितनी स्वायत्तता मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण। तो यह फिर से है, आपकी यह धारणा कि आप कौन हैं आपके शरीर विज्ञान में चयापचित हो जाता है। आपकी धारणा कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? मैं क्या हूं? ओह हाँ, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आप जानते हैं, आपका आत्मसम्मान, लोगों के साथ आपके रिश्ते, आपके जीवन का उद्देश्य, आपके काम का उद्देश्य और आपके जीवन में कितना नियंत्रण है, यह सब आपके शरीर विज्ञान में चयापचित हो जाता है। तो यह अध्ययन बार बार किए गए हैं। तो अच्छे दोस्त बनाएं। एक अच्छा दोस्त मंडल बनाएं। समझें कि जीवन क्या है और केवल उन लक्ष्यों में मत उलझे जो कभी कभी अप्राप्य और भौतिकवादी होते हैं। आपके जीवन में तनाव प्रबंधन होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए और सुखद गतिविधियां करें। अपने जीवन में कुछ ऐसा खोजें जो मजेदार हो, जो आपको वास्तव में करना पसंद है। इसे खोजें, इसे खोजें और करें।
और एक दिन में एक से अधिक प्याला शराब न पिए। एक प्याला शराब वास्तव में आपको अधिक समय तक जीवित रखती है। दूसरा, पहला के प्रभाव को शून्य कर देता है। तीसरा, आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये रहा। और फिर हर दिन 10 मिनट की सीधी धूप, क्योंकि आपको धूप लेनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम ये कपड़े पहनते हैं। हम हमेशा अंदर आ जाते हैं और सूरज से डरते हैं। और निश्चित रूप से यह लोग त्वचा लोशन लगा लो, सनस्क्रीन और ये सब कुछ, ये सब बकवास है। बाहर जाइए और हर दिन 10 मिनट धूप लें, सीधी धूप, उसमें रहें। हाँ, अपनी शर्ट उतारें। ठीक है। व्यवहारिक चिकित्सा। आपके समर्थक, कुछ दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वे आपको मार देंगे, तो उनसे सावधान रहें, ठीक है? और नशे की लत वाले खाद्य पदार्थों से बचें। बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर। बहुत से लोग हर 2 घंटे में खाते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? जो हमें आमतौर पर बताया जाता है, वह पूरी तरह से झूठ है। आपको हर 2 या 3 घंटे में खाने के लिए सिर्फ तभी कहा जाता है जब आप गर्भवती हों। बस इसमें आप गलत नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक उन्हें अपने बच्चे के लिए खाना चाहिए, लेकिन तब भी उन्हें संपूर्ण और सही भोजन खाना चाहिए। और अगर आप भारतीय संस्कृति को देखें, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में उनकी दादियां आमतौर पर कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करती थीं, और इसके पीछे बहुत सारी बुद्धिमत्ता होती है। और उस बुद्धिमत्ता का कुछ हिस्सा अपनाएं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन हम में से बाकी लोग जो इस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है। इसे गढ़ा गया है। ये एक पुरानी कहावत है कि आपको बहुत सारे लघु आहार खाने होंगे। इसे 70 के दशक में खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये अभी भी आप जानते हैं, अब इन सभी बातों को मिटाना बहुत कठिन है, लेकिन वे हमारे मन में बहुत लंबे समय से फंसी हुई हैं। और नहीं, आपको दावत और उपवास के लिए बनाया गया है। दावत और उपवास, हमारी शारीरिक संरचना इसके लिए बनाई गई है। और आज तो मैंने केटोन्स और केटोजेनेसिस के बारे में और आप केटोन्स बनाना कब शुरू करते हैं बात भी नहीं की। ये एक पूरी अलग चर्चा है। लेकिन मूलतः आप एक हाइब्रिड मशीन है। आपको पेट्रोल और फिर डीजल पर काम करना चाहिए। पेट्रोल फिर डीजल। इस मामले में आपको ग्लूकोज और केटोन्स पर काम करना चाहिए। ग्लूकोज और केटोन्स। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लूकोज पर हैं, हमेशा ग्लूकोज पर, तो इंसुलिन आपको बस संग्रह 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 करने पर मजबूर करेगा, और यह भंडारण कभी उपयोग में नहीं आता। तो आपके पास चर्बी का एक अच्छा जमाव हो जाता है जो कभी उपयोग में नहीं आता। और चर्बी का वह जमाव सूजनकारी होता है। इसकी हमेशा अदला बदली होनी चाहिए। तो आपको दावत और उपवास करना चाहिए। दावत और उपवास, यही वह मशीनरी है जिसके लिए आप बनाए गए थे। लेकिन हमने इसे बदल दिया और हम हमेशा एक ही प्रकार का उपयोग करते हैं। तो अगली बार एक हाइब्रिड कार खरीदें और हमेशा गैस का ही उपयोग करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे इस तरह से उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। प्रश्नोत्तर। जैतून के तेल के बारे में क्या विचार है? क्या इसे तलना चाहिए? जैतून का तेल। तो जैतून एक फल है, इसलिए किसी भी फल का तेल ठीक है। यदि आप ये सोचते हैं कि जैतून का तेल पूरी तरह से मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स है, ऐसा नहीं है। ये केवल 50 से 60% मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स है, और फिर 30 से 35% वास्तव में सैचुरेटेड है, और फिर 10% पॉलीअनसैचुरेटेड है। तो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स ठीक हैं, वे तटस्थ हैं, वे आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यह नहीं है कि यह आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप बाहर जाकर बाल्टियों भर जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग वास्तव में ऐसा उपभोग करते हैं। नहीं, इसमें सैचुरेटेड फैट है और इसमें मोनोअनसैचुरेटेड है जो कि तटस्थ है, इसलिए आप इसका उपयोग सलाद हेतु कर सकते हैं। इसे गर्म न करें क्योंकि यह टूट जाएगा और ट्रांसफैट्स बनाएगा। इसलिए जैतून का तेल ठीक है। इसे अपने सलाद में बाल्समिक सिरके के साथ उपयोग करें, लेकिन इसे गर्म न करें क्योंकि यह टूट जाएगा। घी का धूम्र बिंदु सभी वसाओं में सर्वोच्च है, इसलिए हम घी का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप इसे 400 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। यह टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोई और तेल लेते हैं तो यह 200 डिग्री पर टूट जाएगा। यह पहले से ही खराब फैट्स में टूट रहा है। तो सरसों के तेल के बारे में क्या? सरसों का तेल, उसे जलाना पड़ता है। हां, सरसों का तेल थोड़ी मात्रा में ठीक है। यह औषधीय है, लेकिन यह कैंसरकारी भी है। इसलिए अगर आप इसे बहुत अधिक खाते हैं तो यह भी कैंसर का कारण बन सकता है। तो कभी कभी कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर तिल का तेल ठीक है। तो तिल का तेल बहुत बेहतर है। तो क्रम में है घी, फिर तिल का तेल, और फिर सरसों का तेल हमारे खाद्य पदार्थों में। दर्शक सदस्य, जब मैं जैतून का तेल खरीदने जाती हूं, बताया जाता है कि आप इसे पकाने के लिए आजमा सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा विचार नहीं है। और अगर आप भूमध्य सागरीय आहार को देखें, वे कभी भी उस तेल में तलते नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और भूमध्य सागरीय आहार, वे कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। खैर, आप जानते हैं, भूमध्य सागरीय आहार में ज्यादातर सब्जियां नहीं होती हैं, और वे सप्ताह में केवल एक बार मांस खाते थे। लेकिन उनके पास जैतून का तेल था, क्योंकि उनके पास उन दिनों में यही था। लेकिन वे उसमें तलते नहीं थे।
क्योंकि वे ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाते थे। इसलिए जैतून के तेल को नहीं तलना चाहिए। प्रश्नोत्तर उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा है? मैं सभी को सिर्फ घी का उपयोग करने के लिए कहता हूं। तलने के लिए घी? हाँ, यह उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। अब आप कभी कभी सूरजमुखी के तेल में तल सकते हैं या जिस भी तेल में आप चाहें, लेकिन फिर आपको इसे केवल कभी कभी ही करना होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभार आप कुछ आलू के चिप्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यह हर 3 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, मान लीजिए, और फिर उस तेल को हटा दें। तो आप कभी कभी तल सकते हैं, लेकिन उस तेल का पुनः उपयोग न करें। लेकिन आप इसे उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। दर्शक सदस्य, क्या आपके पास इस जानकारी की रिकॉर्डिंग हिंदी में है? मैं इसे किसी को समझा नहीं सकती। हिंदी में? मेरे पास यह हिंदी में नहीं है। मैं इसे समझा सकती हूँ, इसका अतिरिक्त शुल्क है। वैसे मैं टिम से पूछ सकता हूं कि क्या वह इसे लेकर किसी से हिंदी में नीचे उपशीर्षक लगवा सकते हैं? हाँ, हाँ, यह बहुत अच्छा होगा। प्रश्नोत्तर 5, क्या अच्छे मेवे और बुरे मेवे होते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। ये एक बहुत ही विचित्र व्यवसाय है। तो ये विचित्र है तो मूंगफली। मूंगफली एक फली है, वो एक मेवा नहीं है। क्या आप जानते थे? वे मटर परिवार से संबंधित हैं, तो वे फलियां हैं और उनमें बहुत सारे लेक्टिन होते हैं। तो ये एक है काजू। काजू भी एक फली है, तो उनमें भी बहुत सारे लेक्टिन होते हैं। तो अगर आप मेवे खाना चाहते हैं, तो आपको असली मेवे खाने होंगे, जो हैं अखरोट, पेकान, बादाम, हेजलनट्स, पिस्ता। ये हैं असली मेवे। मैकाडामिया, ब्राजीलियन नट्स, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपको शायद एक मुट्ठी भर खाने चाहिए, जो मैं हर दिन करता हूँ। मैं एक मुट्ठी भर मेवे खाता हूँ और उसके बिना जो टिन में आते हैं वे नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बस कच्चे वाले खरीदे। प्रश्नोत्तर स्मूदीज के बारे में क्या विचार है? ठीक है, तो स्मूदीज। तो मुझसे स्मूदीज के बारे में हमेशा पूछा जाता है। मोटे तौर पर कहूं तो मैं बहुत सालों पहले स्मूदीज बनाता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। इसके बारे में सोचे, कोई बिजली या स्मूदी मशीनें नहीं हुआ करती थी। दर्शक सदस्य, पुराने समय में ये सच है, हमारे पास दांत थे। हमारे पास दांत थे, और एक कारण कि आज हमारे दांत खराब हैं यह है कि हम दांतों का उपयोग वैसे नहीं करते जैसे हमें दांतों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हर एक बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि दांतों पर कभी दबाव नहीं पड़ता। इसलिए वे कभी सही आकार और आकार में नहीं बढ़ते और तालू का आर्च सही तरीके से नहीं बढ़ता, और फिर इन निरीह बच्चों के जबड़े छोटे रह जाते हैं और उनके जबड़ों का आकार सही नहीं होता और उनके जबड़े छोटे छोटे होते हैं और इसलिए उन्हें दंत जमाव इत्यादि समस्याएं होती हैं। तो आप सही हैं, आपको अपने दांतों का उपयोग करना चाहिए, और हम तो अपने निरीह बच्चों को दांतों का उपयोग भी नहीं करने देते और हम उन्हें स्ट्रॉ देते हैं, तो फिर आर्च का ऊपरी हिस्सा अजीब हो जाता है। अरे यार, उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ असली चीजें दें। प्रश्नोत्तर दुग्ध उत्पादों व कोरोनरी धमनी रोग के बारे में क्या विचार है? हाँ, अच्छा सवाल। दूध की दो समस्याएं हैं। एक यह है कि कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन दूसरी समस्या यह है कि इसमें इसमें कैसोमॉर्फिन होता है। तो कैसोमॉर्फिन आपको दूध का आदी बना देता है। अगर आप रोजाना काफी दूध पीते हैं तो आपको इसकी तलब लगेगी, तो आप वास्तव में इसके आदी हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ अध्ययन यह दिखाते हैं कि दुग्ध उत्पाद वास्तव में हृदय रोग की घटनाओं को कम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूध में जो प्रोटीन होता है वह बहुत आसानी से अवशोषित नहीं होता है। इसमें मौजूद केसिन को अवशोषित करना आसान नहीं है, और अधिकांश वयस्कों को दूध की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एकमात्र प्रजाति हैं जो अभी भी दूसरे स्तनपायी का दूध पीते हैं। यह सच है, यह समझ से बाहर है। तो मैं कहता हूं कि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको दुग्ध उत्पाद चाहिए, आप इसे अन्य चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं दूध मत पिए। आप अपनी चाय में, अपनी कॉफी में दूध मिला सकते हैं, लेकिन मैं दूध नहीं पीता और मैं लोगों को दूध पीने की सलाह नहीं देता। हाँ, और फिर ऊपर से गाय, उनका डीएनए 50% मकड़ी का है। हाँ, अब समस्या, आज के दूध में बहुत सारे हार्मोन भी होते हैं। आज के दूध में बहुत सारे हार्मोन और एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसलिए मैं दूध की सलाह नहीं देता। इसमें बहुत ज्यादा हार्मोन होते हैं। हाँ, हाँ मैडम। प्रश्नोत्तर, हमें वीगन उत्पाद खरीदने चाहिए या सामान्य उत्पाद? हाँ, वैसे मैंने अपने कार्यालय में बहुत कम ही वीगन लोग स्वस्थ देखे हैं। वीगन होना बहुत कठिन है और उनमें से कई में बहुत अधिक कार्ब्स लेते हैं।
तो वे यह सभी पैकेज्ड भोजन और डिब्बाबंद भोजन और बाकी सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन ये सब शाकाहारी होता है और वे सोचते हैं कि वे बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन ये सब प्रसंस्कृत है और इसमें ढेर सारे कार्ब्स हैं और उन सभी को मधुमेह है। और ये बस नहीं, वीगन होना बहुत कठिन है। ये एक पूर्णकालिक काम है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, देखिए, आपको अपनी जिंदगी भी जीनी है। आपको वीगन होने की जरूरत नहीं है। सही प्रकार का मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा चिकन, जैविक चिकन, थोड़ा सा लाल मांस जो घास पर पाला गया हो, कुछ जैविक अंडे, मछली जो जंगल में पकड़ी गई मछली होनी चाहिए, जैसे सैल्मन। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आप इसके लिए पागल नहीं होना चाहेंगे। तो आपको संतुलित होना चाहिए। आप शायद हफ्ते में एक बार मछली खाते हैं। आप शायद हर 10 दिन में एक बार लाल मांस खाते हैं। आप शायद थोड़ा सा चिकन खाते हैं। लेकिन अत्यधिक खाना अच्छा विचार नहीं है। मैं आपको एक विचार देना चाहता हूं, ठीक है? ओकिनावन लोग 100 साल तक जीते हैं। वे ज्यादातर स्टार्च खाते हैं। फिर एस्किमो हैं जो कभी स्टार्च नहीं खाते। वे केवल मांस खाते हैं। वे हमेशा मछली खाते हैं और कभी कभी वे जाकर कुछ समुद्री शैवाल खा लेते हैं, है ना? वे 100 साल तक जीते हैं। फिर पूर्वी अफ्रीका में मासाई जनजातियां हैं और मैं उनसे परिचित हूं क्योंकि मैं एक अफ्रीकी हूं। वे खून पीते हैं और दूध पीते हैं और कभी कभी वह गाय मर जाती है और वे गाय को खा लेते हैं और वे 100 साल तक जीते हैं। इन सभी लोगों के साथ क्या गलत है? ऐसा कैसे? एक चीज जो सभी में समान है वह यह आहार, वह आहार मांस बिना मांस नहीं है। एक चीज जो उन सभी में समान है, वे सभी बिना प्रसंस्कृत किया भोजन खाते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक भोजन वे यही खाते हैं। तो चाहे वह उच्च कार्ब हो, कम कार्ब हो, तो लोग कहते हैं पेलियो आहार। खैर, पेलियो आहार, अगर आप शुद्ध पेलियो आहार लेते हैं तो आप लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन बशर्ते कि यह सही चीज हो कि ये नहीं है। इसे उचित होना होगा। तो मैं नहीं कहता विचित्र मत बने, क्योंकि ये सभी विचित्रता भरे आहार, यही कारण है कि आहार काम नहीं करते। तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओह, मुझे नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात्रि भोजन का ये खाका चाहिए। मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता। आप एक इतालवी हैं तो मुझे नहीं पता कि आपको कौन से खाद्य पदार्थ पसंद है। लेकिन जो भी आप खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, बस सुनिश्चित करें कि यह संपूर्ण हो, बिना प्रसंस्कृत और संपूर्ण। बस इतना ही। खैर, आप जानते हैं, आप एक गुजराती हैं, आप पंजाबी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह का। जब तक ये संपूर्ण है, जब तक ये प्राकृतिक बिना मिलावट का है, आप ठीक रहेंगे। मेरा मत यही है। प्रश्नोत्तर, क्या दही आपके लिए अच्छी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखिए, किण्वित खाद्य पदार्थों के बारे में अच्छी बात यह है, प्रकृति ने पहले ही हमारे लिए आधा पाचन कर दिया है, इसलिए आपको इसे खाना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। किण्वित खाद्य पदार्थ, प्रकृति ने पहले से ही इसे आधा पचा दिया है। तो उदाहरण के लिए, दूध में जो भी बुरी चीजें होती हैं वह पहले से ही अच्छी हो चुकी हैं। इसलिए आप घी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और आप केफिर ले सकते हैं, और यह सब ठीक है। यहां तक कि लोग जब वे दूध पीते हैं तो वे भयानक महसूस करते हैं। तो यह पहला कारण है। सही। दूसरी बात यह है कि जब आप पानी में कुछ भिगोते हैं और फिर पानी भोजन में चला जाता है, जैसे कि बीन्स या दालें या जो भी हो, और फिर आप इसे प्रेशर कुकर में गर्म करते हैं, ये सभी दालों को मार देता है। तो भोजन को 10 मिनट प्रेशर कुकर में पकाना, पहले इसे रात भर भिगोने के बाद, ये इसमें दालों को मार देता है। तो पुराने तरीके से खाना पकाना ही सही तरीका है। हमें दालों को मारना चाहिए, पहले उन्हें रात भर भिगोएं, बीन्स या जो भी हो। तो वही विचार कि प्रकृति आपके लिए बहुत सी चीजों का ख्याल रखेगी, लेकिन किण्वित खाद्य पदार्थ अद्भुत होते हैं। प्रश्नोत्तर, मुझे कौन से विटामिन लेने चाहिए? क्या मैं मल्टीविटामिन लूं? हाँ। तो विटामिन के दो, जो मुझे लगता है कि आप सभी को लेना चाहिए, वो है 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। 200 माइक्रोग्राम। तो यह है विटामिन के दो। विटामिन डी है 5000 यूनिट प्रतिदिन। माफ कीजिए दर्शक सदस्य, तो मल्टीविटामिन पर आपका क्या विचार है? सामान्यतः मैं नहीं कहता, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके शरीर में क्या कमी है। तो अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप एक रक्त परीक्षण कर सकते हैं। इसे स्पेक्ट्रासेल कहा जाता है, जो सभी खनिज पदार्थों, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स और आपके शरीर में सभी चीजों को मापता है। फिर केवल वही लें जो गायब है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इसे ज्यादा कर देते हैं और आप इन सभी विटामिनों को लेना शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर को इससे निपटना पड़ता है। आप जानते हैं, इसे वहां मौजूद सभी अनावश्यक चीजों से निपटना पड़ता है। यह सामान्य नहीं है, यह प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति में कोई मल्टीविटामिन नहीं है जिसे मैं जाकर ले सकूं। देखिए, मैं अधिक प्राकृतिक बनने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप प्रकृति के विषयों के साथ चलते हैं और मौसमी बने, मौसमी खाद्य पदार्थ खाएं और खाद्य पदार्थों को उनके संपूर्ण रूप में खाएं, आपको सब कुछ मिलेगा। आपका यकृत सब कुछ संग्रहित कर सकता है।
आपका यकृत सभी विटामिन्स को 6 महीने तक संग्रहित कर सकता है, इसलिए यकृत सबसे स्वस्थ भोजन है। प्रश्नोत्तर: क्या दक्षिण एशियाई छोटी धमनियों के साथ पैदा होते हैं? नहीं, भारतीय छोटे कोरोनरी के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन भगवान ने नहीं कहा मैं आपको छोटी धमनियां दूंगा। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एंजियोग्राम करते हैं तो धमनी छोटी दिखाई देती है, क्योंकि यह एक व्यापक बीमारी है। यह दक्षिण एशियाई लोगों में कोरोनरी धमनी रोग की एक विशेषता है। उन्हें केवल एक क्षेत्र में फोकल बीमारी नहीं होती, पूरी धमनी जमावट से ढक जाती है। इसलिए जब आप एंजियोग्राम करते हैं तो वे छोटी दिखती हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप इसे बाहर से देखें तो वे वास्तव में बड़ी होती हैं। तो हाँ, आप सही हैं कि वे छोटी धमनियों की बात करते हैं, लेकिन वे छोटी नहीं होती, वे अंदर से छोटी होती हैं। प्रश्नोत्तर: मुझे कितना लंबा उपवास करना चाहिए? हाँ, तो आपको ये कब तक करना चाहिए? जब तक आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। लोगों के जीवन में कई लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य है वज़न कम करना, और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप इसे तब तक करते रहें, जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। एक बार जब आप उस वज़न तक पहुँच जाते हैं, तो आप कहते हैं, "ठीक है, मैं 25 का बीएमआई चाहता हूँ।" तो आप इसे तब तक करते रहते हैं, जब तक आप 25 तक नहीं पहुँच जाते, या आप 27 पर आरामदायक महसूस करते हैं, तो आप बस 27 पर रुक जाते हैं। तो ये एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कि मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता। मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहता हूँ। फिर उन मरीजों को 1 महीने में कम से कम 2 दिन से 3 दिन उपवास करना चाहिए। 1 महीने में 2 से 3 दिन कम से कम, जिसमें वे 24 घंटे का उपवास करते हैं। वे बस सामान्य रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। सही? सही? और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मधुमेह को उलटना चाहते हैं। तो जो लोग अपनी मधुमेह को उलटना चाहते हैं, उनके लिए वजन लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य आपके इंसुलिन स्तर होंगे और आपका हीमोग्लोबिन A1C। तो आप इसे करते रहते हैं। हर 2-3 दिन आप उपवास करते रहते हैं। हर 2-3 दिन आप 24 घंटे का उपवास करते हैं। जब तक आपके इंसुलिन स्तर कम नहीं हो जाते, जब तक आपका हीमोग्लोबिन A1C आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। तो हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। इस सब में आपका लक्ष्य क्या है? तो आप मधुमेह को उलटना चाहते हैं। अब अगर आपको कैंसर है, तो एक अलग लक्ष्य होता है। कैंसर में जब आप कीमोथेरेपी लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप कीमोथेरेपी करने से पहले 3 दिन का जल उपवास करते हैं, तो आपको दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आपको एक बहुत बेहतर प्रतिक्रिया भी मिलती है। तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग चीजें हैं जो आप उपवास के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी शारीरिक क्रिया को बदलता है, जिसके बारे में मैं कीटोजेनेसिस के पूरे जैव रसायन शास्त्र में और कोशिकाओं में जो हार्मेसिस होता है, पर बात कर सकता हूँ, लेकिन ये एक अलग विषय है। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको वास्तव में किसी की ज़रूरत है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में, अगर आप हर दिन 8 से 16 करते हैं, सप्ताहांत को छोड़कर, तो सप्ताह में 5 दिन और फिर कम से कम महीने में 3 बार आप 24 घंटे का उपवास करते हैं, मुझे लगता है कि यह सभी के लिए अच्छा है। और अगर आप हमारे कैलेंडर को देखें, तो वे करते थे। अज्ञारस, वे ऐसा करते थे, है ना? पूनम, वे ये सब चीजें करते हैं, तो ये उसमें शामिल था। प्रश्नोत्तर: क्या यह सच है कि उपवास के दौरान स्टेम कोशिकाएं बरसती हैं? बिल्कुल सही। तो इसे उपवास का इनाम कहा जाता है। तो जब आप अपना उपवास तोड़ते हैं, लेकिन 24 घंटे का उपवास नहीं, स्टेम कोशिकाओं की गतिशीलता प्राप्त करने के लिए आपको वास्तव में 3 दिन का जल उपवास करना होता है। तो 3 दिन के बाद तीसरे दिन जब आप खाना शुरू करते हैं, तब आपकी स्टेम कोशिकाओं में जबरदस्त वृद्धि होती है। आमतौर पर यह तीसरे दिन होता है। 3 दिन आपको, हाँ, 3 दिन का जल उपवास, और फिर तीसरे दिन जब आप उपवास तोड़ते हैं, आपकी स्टेम कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। वास्तव में विचित्र, यह अत्यधिक अद्भुत है, क्योंकि उन 3 दिनों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। आपके शरीर में ऑटोफेजी तब होती है जब आप सभी अंतःकोशिकीय अंगों को पुनर्चक्रित करते हैं। उपवास पर एक पूरा व्याख्यान है जो मैं आपको दे सकता हूं, उपवास का शरीर क्रिया विज्ञान। ये अलग है, ये मेरे दिए गए भाषण में है, लेकिन मूल रूप से सभी अंगिकाएं बदल जाती हैं, है ना? वे पुनर्नवीनीकृत होती हैं और कोशिकाओं से बाहर फेंक दी जाती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी पुराने सभी मर जाते हैं। अब आपको नए की जरूरत है, तो नई कोशिकाएं आना शुरू होती हैं, और इसके साथ स्टेम कोशिकाएं भी आती हैं, क्योंकि वृद्ध कोशिकाएं मर चुकी हैं। स्टेम कोशिकाएं जो बहुप्रतिभाशाली होती हैं, वे उन कोशिकाओं को बदलने जाती हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, और उनमें से एक कोशिका जिसे वे बदलती है, और यह होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे लेकर जाएं। उनमें से एक कोशिका जिसे वे बदलती है, चाहे आप इसे मानना पसंद करें या नहीं, वह है आपका मस्तिष्क। तो आप सोचते हैं कि आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार जब वे मर जाती हैं, तो वे मर जाती हैं, वे मर जाती हैं, आप गिर जाते हैं, आप नीचे होते हैं। नहीं, अब अध्ययन दिखा रहे हैं कि जब आप उपवास करते हैं, आप न केवल अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को संरक्षित करते हैं, बल्कि आप वास्तव में नई कोशिकाएं उगा सकते हैं। वाह! हाँ। और एक पदार्थ है जिसे BDNF कहा जाता है, मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF। और BDNF वास्तव में तीसरे दिन भी बढ़ता है। तो आप यहां थीम देख सकते हैं, 3 दिन जादुई संख्या लगती है।
यदि आप वास्तव में उपवास से उच्च स्तर का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 3 दिवसीय जल उपवास है। हर 6 से 7 सप्ताह में 3 दिवसीय जल उपवास। आप 3 दिवसीय जल उपवास करते हैं, यह सर्वोत्तम है। मेरा अर्थ है, यह आपको सबसे अच्छा लाभ देता है। यदि आप समय से पहले डिमेंशिया नहीं चाहते हैं, आप कैंसर नहीं चाहते हैं, यदि आपको संयोजी ऊतक रोग है, यदि आपको मधुमेह है, 3 दिवसीय जल उपवास। लेकिन उन 3 दिनों के दौरान आपकी शर्त यह है कि उन 3 दिनों के दौरान आप अपनी मधुमेह की दवा नहीं ले सकते। अन्यथा आपकी शर्करा गिर सकती है क्योंकि आप कैलोरी नहीं ले रहे हैं, है ना? और आपको अपनी रक्तचाप की दवाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपका रक्तचाप गिर सकता है। बस बहुत सारा पानी पिए। तो उन 3 दिनों के दौरान बस पानी, 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 बस इतना ही। और अगर आपके पास कोई चिकित्सक है जो सहमत है या समझदार है, तो आपको उन्हें बताना होगा कि आप 3 दिन का जल उपवास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको दूसरे दिन ऐंठन होने लगे, ओह! ऐंठन, इसका कारण है कि आप नमक और मैग्नीशियम खो रहे हैं। तो फिर आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चुटकी नमक डालें और उसे पी लें, आपकी ऐंठन दूर हो जाएगी। अगर आप वापसी के दौर से गुजर रहे हैं, उसे यह देखना चाहिए, हे भगवान, शर्करा ठीक है, लेकिन यह आदमी फूट रहा है, तो वह सच में एक नशेड़ी है। धीरे चले। अब आपको जरूरत है, यह नहीं हो सकता कि आप दिन में 5 बार भोजन करें और फिर 3 दिन का जल उपवास करने लगे। आपको 3 दिन के जल उपवास में जाने के लिए अपने शरीर को तैयार करने की जरूरत है। तो आप पहले कुछ भोजन छोड़ना शुरू करें। एक दिन दोपहर का भोजन, एक दिन रात का खाना, एक दिन, फिर दिन में 2 भोजन पर जाए। आप इसे 3-4 हफ्तों तक करें। फिर सप्ताह में 5 दिन एक भोजन पर जाए। सप्ताह में 5 दिन एक भोजन, फिर सप्ताहांत में 2-3 भोजन। आप इसे कुछ हफ्तों तक करें। फिर आप कहें, अब मेरा शरीर 3 दिन के जल उपवास के लिए तैयार है। प्रश्नोत्तर, मैं उपवास के दौरान क्या पी सकता हूं? आप ब्लैक कॉफी, काली चाय और पानी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी, काली चाय आप ले सकते हैं। और फिर भूख। हे भगवान डॉक्टर, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। आप क्या करते हैं? खैर, कोई समस्या नहीं। अपनी चाय लें, उसमें मसाला डालें क्योंकि इससे आपका उपवास नहीं टूटता। और फिर उसमें आधा चम्मच घी डालें। अब इसे पी लें, आपकी भूख चली जाएगी। कोई चीनी नहीं, आपके इंसुलिन में कोई वृद्धि नहीं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो एक चिकित्सक आपको सिखा सकता है, लेकिन कोई ऐसा जो इसमें रुचि रखता है।